for our practical knowledge. The panel for today's webinar consists of Treasurer CIRC Sri Shashikant Chandrakar ji, eminent speaker CA Dr. Girish Ahuja ji, Chairman Gwalior Branch CA Amit Agrawal ji, Chairman Dhanbad Branch Charanjit Chawla ji, Sanjay Goyal ji, Chairman Jamshedpur Branch, चेयरमैन मुरादाबाद ब्रांच विजय बंसल जी, शायद वो अभी ज्वाइन नहीं किया है तो उनकी जगह आई थिंक अमित अग्रवाल सेक्रेटरी इज देयर, एंड चेयरमैन पटना ब्रांच श्री प्रवीण कुमार जी, एंड सेक्रेटरी ग्वालियर ब्रांच यंग डायनेमिक सेक्रेटरी राहुल गुप्ता जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इनवाइट सी अमित अग्रवाल फॉर हिज ओपनिंग रिमार्क्स. अमित अग्रवाल जी फ्रॉम ग्वालियर. थैंक यू सो मच सर. सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन. It is a great privilege to me on behalf of Gwalior branch of CIRC and jointly hosted branch Jamshedpur, Muradabad branch, Patna branch and Dhanbad branch. I heartily welcome to Honorable CA Girish Ahuja sir, today's speaker, and respected CA Atul Mehrotra ji, Vice Chairman CIRC and today moderator, and our ex-officio in Gwalior branch, and respected Treasurer CIRC CA Shashi Chandrakar ji, I heartily welcome to you, and all the chairmen of the hosted branch, Muradabad branch, Dhanbad branch, Jamshedpur branch, and Patna branch, and all the respected members of all the branches joined with us. Today, it is a very important topic related to income tax provision relating to charitable and religious trust and under section 271 AAT. जैसा कि गिरीश आहूजा सर 2016 में ग्वालियर आए थे, यूनियन बजट पर हम लोगों को अपना डेलिब्रेशन दिया था. सर, ग्वालियर ब्रांच की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत पुनः स्वागत आपका. और जैसे कि इसको कोविड महामारी में जैसा कि चल रहा है कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, तो अतः हमें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है और हमें खुद को और दूसरों को भी संक्रमण से बचाना है. तो आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस एक बात जरूर बोलूंगा कि स्टे होम एंड स्टे सेफ. और हम सब आज गिरीश आहूजा सर को सुन रहे हैं और ये हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सर हमारे सामने मौजूद हैं. इसलिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओवर टू अतुल सर. थैंक यू अमित भाई. नाउ आई वांट आई रिक्वेस्ट चरणजीत चावला जी टू से फ्यू वर्ड्स. चावला जी. यस सर. चावला जी. To all चावला जी. I think his some audio technical problem is there. No. अरे उनको अनम्यूट करेंगे तो. चावला जी और नॉट ऑडिबल. उनका तो वीडियो भी बंद है, म्यूट भी है. सर चावला जी के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. उनका वीडियो और ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, शुरू से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. सो चावला जी के में कुछ प्रॉब्लम है उनके एंड पे. अच्छा. ओके. Now I request Sanjay Goyal ji from Jamshedpur, our young dynamic chairman, to say a few words. Thank you, Atul ji. A very good afternoon to all of you. Respected tax guru CA Girish Ahuja ji, respected CRC Vice Chairman CA Atul Mehrotra ji, respected Treasurer CIRC CA Shashikant Chandrakar ji, respected Chairman of the participating branches, and all the participants. It's my pleasure to welcome all of you in this webinar on income tax on the topic charitable trust and penalty under section 271 AAD. The speaker for this session is our tax guru Sri Girish Ahuja ji. I welcome you sir on behalf of Jamshedpur branch. Dear friends, अभी कोविड-19 के पहले तक हम फिजिकल सेमिनार किया करते थे और उस सेमिनार में हमें अच्छे स्पीकर को सुनने का बहुत कम मौका मिलता था. लेकिन इस कोविड-19 ने इसमें एक क्रांति ले आया है और अब हम लोगों को वेबिनार के थ्रू अच्छे से स्पीकर को सुनने का मौका मिल रहा है अलग अलग टॉपिक्स पे. और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके सभी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है,
ताकि हम अपनी सुविधा के अनुसार इनको जब भी सुनना चाहे तब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने काम में उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी क्रांति हमारे प्रोफेशन के लिए भी है कि आज हम अच्छे स्पीकर्स को इतने अच्छे टॉपिक्स पे और कई बार सुन रहे, एक बार नहीं कई बार सुन रहे, और उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं आज के दिन में। तो मैं इस विषय पर अब ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट गुरु सीए गिरीश आहूजा जी को ज्यादा से ज्यादा सुनना है। तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा विद दीज वर्ड्स कि अवेक, अराइज एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। थैंक यू। Thank you. Now I think Amit Agarwal from Moradabad is there. No. Someone else from Patna is there. Malhotra sir, I'm audible now? Yeah, you are audible. You are audible. Amit ji, please say a few words. A very good afternoon, sir. To sir, sir, and all the things, and I would like to congratulate webinar on a very topic with our tax group. Girish Ahluja sir, it was a wonderful experience yesterday with you. So first session को आपने बहुत ही lively बनाया और इतने lucid manner, इतने simple manner में आप चीजें समझाते हैं. It's really wonderful. And let me tell you one thing more, sir. Yesterday I was watching a movie, 102 now, 100 तो not out, and आपको देखकर very lively feel होता है, sir. So I congratulate everyone and for this, for such an initiative for webinar. And ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, हम लोग सब बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रहे हैं गिरीश आहूजा सर को सुनने के लिए। Thank you all. Thank you Amit ji. Now I request our treasurer, my younger brother Shashikant Chandrakar ji, who is also with us, to say a few words. Welcome Chandrakar ji. Thank you भैया. Respected Dr. Girish Ahluja sir, जिनके बुक्स पढ़ के हमने लगातार ये स्टडी करके हम सीए की कोर्स कंप्लीट कर पाए थे, और फॉर्चुनेट कि कल भी उनको अचानक रायपुर ब्रांच के सेमिनार में उनके दर्शन करने का लाभ मिला था और उनको अच्छे से सुनने का भी मौका मिला। श्री सीए अतुल मेहरोत्रा जी, हमारे वाइस चेयरमैन CIRC, प्रवीण जी, चरणजीत जी, संजय गोयल जी, अमित भाई ग्वालियर से, अमित जी मुरादाबाद से, और इन एब्सेंशिया आई कैन नॉट सी श्री विजय बंसल जी। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस वेबिनार में आप लोगों ने मुझे पैनलिस्ट के रूप में इनवाइट किया। और जैसे कि ये सिचुएशन पिछले 3 महीने से 2 महीने से चल रही है और आगे भी कितने दिन चलेगी इसको कोई नहीं कह सकता, लेकिन प्रकृति ने और इस पैंडेमिक ने हमको जीने के नए तरीके, नए रास्ते हमको सिखा दिया है। हम फिजिकल सेमिनार से वेबिनार इसके वे पे आ गए हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के बारे में हम सोच रहे हैं, क्लाउड ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस पे लगातार हमारी इंस्टीट्यूट भी काम कर रही है और हमारे मेंबर्स भी ईगरली इन सब चीज़ों के लिए देखता है। तो मैं समझता हूँ कि आगे इसी तरीके से हम इफेक्टिव वे पे, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि वेबिनार ज़्यादा इफेक्टिव है फिजिकल सेमिनार से, और ये बातें मैं लगातार बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिकल सेमिनार में बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी रहता है, लोगों का फिजिकल प्रेजेंस तो रहता है, मेंटल प्रेजेंस इधर उधर रहता है, और कुछ भी तरीके कोई सिर्फ सीपी के लिए भी आता है। लेकिन यहाँ जब वेबिनार में कोई जुड़ता है तो बराबर वो आपको सामने रहता है और लगातार सुनता है, जब तक वो है तब तक लगातार सुनता है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव वे है जो अब हमें समझ में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डॉक्टर गिरीश आहूजा सर को सुनने के लिए सभी ईगर है और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you all the chairmen and Shashi Bhai for your valuable inputs. And now I request our Ahluja ji, before inviting him, I just want to say
he is not a person who needs any introduction. We all know each and every chartered accountant, whether chartered accountant or CA student, all are knowing him by name, though may not met even, but they all know. So I am not going for his introduction. Sir, गुस्ताखी माफ हो, और क्योंकि वेबिनार में अभी शशिकांत जी ने बताया इट इज अ बेटर, बट इसमें दो कमियां हैं सर. एक तो सर हम आपका माला पहना के स्वागत नहीं कर पाते हैं, और एक आपको अपनी तरफ से कोई सप्रेम भेंट नहीं दे पाते हैं. ये सर दो कमियां हैं इसमें जो लैक करती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों की आदत पड़ जाएगी. वी आर थैंकफुल टू आहूजा सर फॉर गिविंग हिज वैल्यूएबल कंसेंट out of his busy schedule, for sparing few precious hours, and I am sure that we all are going to immensely benefited by his words of wisdom. Please join the knowledge blast. Sir, अभी मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखी हैं. आपके होने से हमारी खुशी जुड़ी हुई है. आपके होने से हमारी खुशी जुड़ी हुई है. आपके ज्ञान से हमारी प्रेरणा बढ़ी हुई है. मत करना दूर अपने आप से हमें श्रीमान. आपके होने से हमारी भी प्रतिष्ठा बनी हुई है. सर, हमारे प्रोफेशन की प्रतिष्ठा आपसे है सर. वी आर सो ऑनर्ड. थैंक यू. आप जैसे, थैंक यू सर. नाउ सर आहूजा जी फॉर योर deliberation sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Vice Chairman of the Central India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India, Shri Atul Mehrotra ji. The Treasurer of the Regional Council, of course, Shri Shashikant Chandrakar ji. Chairman of the Gwalior branch, Shri Amit Agarwal ji. Chairman of Dhanbad branch, Charanjit Singh Chawla ji. Patna branch chairman, Parveen Kumar Singh ji. Jamshedpur chairman, Sanjay Goyal ji. Muradabad chairman, Vijay Bansal ji. And of course, Rahul Gupta ji, secretary of the Gwalior branch. And the host who is managing the support service is giving, Sharad Mittal ji. Ladies and gentlemen. Well, friends, regarding, मैंने कहा था अतुल जी को बहुत लेक्चर हो गए हैं, अब बहुत कम कर दो, क्योंकि ज्यादा हो जाए भी तो ज्यादा ओवरडोज हो जाता है. क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन 40 दिनों में कुछ 60-70 लेक्चर दे दिए होंगे, ज्यादा ही दिए होंगे. पहले तो मैं इतने दिनों में इतने नहीं देता था, पर ज्यादा ही दिए हुए हैं. लेकिन कोई नहीं, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट पे ही मैंने कम से कम नहीं तो 20 लेक्चर दे दिए. चलिए, अब उन्होंने जो कहा है, अभी भी टॉपिक चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. कोई और टॉपिक हम कर सकते हैं अगर चाहे तो. 271 AAD करूंगा, लेकिन कोई और टॉपिक कर रहा था मैं वो भी कर सकता था. चलिए, आवाज नहीं आ रही. आप म्यूट है सर. हाँ, मैंने कर दिया था सर. आपके अभी यू स्टार्ट विद सर चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके बाद आपको लगेगा जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सर हम लोगों के प्रोफेशन के साथ. चलिए, ठीक है. कुछ भी ले लीजिएगा सर. Listen to me. For charitable and religious trust and institution, let me tell you, basically they are registered under 12AA. 12AA, but they must have applied and they are registered under 12AA. But there is one more section, 1023C, and that is mainly for educational institutions, universities, etc., or hospitals or medical institutions. They have an alternative either to go under 1023C or can go under 12AA. Let me tell you. Otherwise, religious institution 99.9% will be under 12AA. Only 0.1% religious institution which are notified by the government have been put under section 1023C. Now, charitable purpose includes, let me tell you, relief to the poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment or watershed or wildlife, preservation of any monument or place of historical importance, and advancement of any other object of general public utility. ये definition charitable की है. Religious की कोई definition नहीं है. Religion तो होता ही for propagation of religion. So there is no definition given. इस charitable purpose में आपने notice किया दो चीजें थी, education and medical relief. इसके लिए हमारे पास दो alternative हैं. One, we go for 11-12 exemption by getting ourselves registered under 12AA. The second alternative is that we can go under 1023C. 1023C for educational and medical institution and take approval if required.
So I am going to make a difference between 1023C and 1112, section exemption under 1112. But before I take up the approval part, let me take you 1023C. There are many sub-clauses also for the university educational institution. The first sub-clause, section 1023C 3IAB. This is for university educational institution. Section 1023C 3IAC. This is for hospital and medical institution. 1023C 3IAD, university and educational institution whose gross receipt does not exceed 1 crore. Section 1023C 3IAE, hospital and medical institution whose gross receipt does not exceed 1 crore. I'm not taking IV or V. Then 1023C VI, hospital, educational institution, university whose gross receipt exceeds 1 crore. And 1023C VIA, hospital or medical institution whose gross receipt exceed 1 crore. I'm coming to now the most important. One by one, section 1023C 3IAB or 3IAC or 3IAD. I'm talking about that. Listen to me. Section 1023 3IB says income of a university or educational institution not for making any profit but for imparting education. Not for making profit but imparting education, which is wholly or substantially funded by the government, financed by the government, shall be fully exempt. Now let me tell you, wholly financed by the government or substantially financed by the government. Wholly so you can understand. Substantially means more than 50% grant is coming from the government. More than 50% grant is coming from the government. And if there is a university or any college or any school getting more than 50% grant or wholly financed by the government, it has no condition to be applied. It does not require any approval under income tax. It does not require any tax audit also. Any audit also under income tax. You may do it under Society Act, but not under income tax. There is no limit of 85% to be spent or 15% to be accumulated. There's absolutely no condition attached to these institutions except that return of income is mandatory. Filing of the return of income is mandatory. So every university or educational institution who is not for making profit but for imparting education, which is wholly or substantially financed by the government, will have to file return of income under income tax as per section 139(1). That's all. That is the only condition. No other condition. Similarly, the situation of any hospital or medical institution not for making any profit but philanthropic purposes, who are substantially or wholly financed by the government, there is no restriction. They just have to file return of income under income tax, though no condition is prescribed under the Income Tax Act, but return is mandatory. Then university or college not for making profit but imparting education whose gross receipt does not exceed 1 crore, 3IAD, does not exceed 1 crore, and hospital and medical institution whose gross receipt does not exceed 1 crore, 3IAE. इनके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है इनकम टैक्स। अगर उनका अपना सोसाइटी में ऑडिट होता है तो होने दीजिए। इनकम टैक्स में कोई ऑडिट नहीं, कोई 85% नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है, रिटर्न मैंडेटरी। रिटर्न फाइल करना जरूरी है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। दैट इज द ओनली कंडीशन, कोई और कंडीशन है ही नहीं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल which whose gross receipt exceed 1 crore और hospital medical institution whose gross receipt 1 crore, उनके लिए सारी कंडीशंस हैं। वो आते हैं VI या VI में, एजुकेशनल VI में आते हैं और हॉस्पिटल VIA में। लेकिन उसके लिए अप्रूवल अप्लाई करनी पड़ती है। अप्रूवल आपने अप्लाई की होगी फॉर्म 56D में जब ये अप्रूवल मिली थी। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन राइट साइड पे 11-12 में भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ी थी अंडर फॉर्म 10A में। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन? 1023C में और 1112 की एग्जेम्पशन लेने में क्या फर्क है, जरा ध्यान से सुनिए।
पहला डिफरेंस। 1023C में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, सेक्शन 11-12 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। फर्स्ट डिफरेंस ये है। आप कहेंगे क्या फर्क है रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल से? दोनों तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन देता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूशन की 12AA में आप रिटर्न भरते हैं, उस केस में जब स्क्रूटनी असेसमेंट होती है तो AO while doing the scrutiny assessment, if he finds that you are misusing the funds, you are not applying the fund under 11(5) या आप अपने ऑब्जेक्ट कैरी नहीं कर रहे, तो वो आपका एग्जेम्पशन नहीं दे सकते, may not give you exemption। वो 11-12 में आपको एग्जेम्पशन ना दे, ये उसके पास पावर है। अगर वो देखेगा मिसयूज हो रहे हैं फंड्स, 11(5) में नहीं रखे हुए या किसी और पर्सन के बेनिफिट के लिए दे रहे हैं जो 33 के लिए है, जो भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वो एग्जेम्पशन मना कर सकता है और वो आपको टैक्स लगा सकता है। वो डिफरेंट बात है, वो एग्जेम्पशन मना करे, आप अपील फाइल करें कमिश्नर अपील को या ITAT, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन वो मना कर सकता है। लेकिन अगर आप 1023C में जाएंगे, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उस केस में AO के पास अगर स्क्रूटनी आती है, वो मना नहीं कर सकता एग्जेम्पशन के लिए। अगर वो लगता है उसको, इफ ही फाइंड्स दैट दिस ट्रस्ट इज मिसयूजिंग द ऑब्जेक्ट्स और नॉट फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट्स, मिसयूजिंग द फंड्स, डाइवर्टिंग द फंड्स, उस केस में he will have to prepare a report and send that report to Commissioner Exemption to kindly withdraw their approval, to kindly withdraw their approval। और जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में ये रिपोर्ट आएगी, then they will give opportunity of being heard to the assessee, और after giving opportunity of being heard, the Commissioner Income Tax Exemption will decide whether to withdraw the approval or not to withdraw the approval। अगर वो withdraw कर देंगे अप्रूवल, तो फिर AO एग्जेम्पशन नहीं देगा, फिर AO एग्जेम्पशन नहीं देगा। AO खुद नहीं कह सकता मैं एग्जेम्पशन नहीं दूंगा, AO को लिखना पड़ेगा और उसकी विड्रॉल अप्रूवल हो गई तो AO एग्जेम्पशन नहीं देगा। अगर वो विड्रॉल अप्रूवल नहीं करता कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो उस केस में AO इज ड्यूटी बाउंड टू गिव एग्जेम्पशन। ये पहला डिफरेंस है और ये लिखा हुआ है प्रोवाइजो टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 कि भैया AO cannot refuse exemption unless he writes a report, gives a report to the Commissioner of Income Tax stating that kindly withdraw the approval because these are the reason for which I want you to withdraw the review. Then Commissioner will give an opportunity of being heard to the assessee, and after that Commissioner may withdraw or may not withdraw the approval. ये पहला डिफरेंस है दोनों में। सेकंड डिफरेंस जो बताने जा रहा हूं वो 31/20 तक था, अब मैंने उसको चेंज करा दिया है, लेकिन 31/20 तक था। क्या 1023C में कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट नहीं थी। द कॉर्पस डोनेशन वर नॉट एग्जेम्प्ट इन 1023C, मीनिंग देयर बाई अगर आपको एग्जेम्पशन लेना था कॉर्पस डोनेशन का तो 85% स्पेंड करना पड़ता था और 15% आप एक्यूमुलेट कर सकते थे। लेकिन अगर आप 11-12 में जाएं तो कॉर्पस डोनेशन पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज D। वो खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, 85 वगैरह पूरा एग्जेम्प्ट है, यू मे नॉट अप्लाई दैट। सो ये डिफरेंस था। अगर 1023 में कॉर्पोरेट डोनेशन टैक्सेबल थी अगर आप 85% स्पेंड ना करें, लेकिन वहां पूरी एग्जेम्प्ट थी। लेकिन रुकिए, अभी मैंने अमेंडमेंट करवा दी है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट। मैंने उनको कहा कि अभी आप कहने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये हमने रिकमेंड किया था लेकिन वो जरा आगे बढ़ गए। हमने ये कहा था सर कुछ लोग 12AA में रजिस्टर्ड हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है। They don't have a certificate of registration. They might have been given registration 20 year back, 30 year back, 10 year back, 40 year back. रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्टिफिकेट नहीं है। डिपार्टमेंट से भी मांगते हैं सर्टिफिकेट की कॉपी, वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। सिमिलरली सेक्शन 1023C में अप्रूवल तो है और अप्रूवल का नंबर भी है लेकिन हमारे पास अप्रूवल का सर्टिफिकेट नहीं, तो वो मांगते हैं तो मिलता नहीं है। तो हमने एक बार कहा था कि एक बार सुन लीजिए जो लॉ आ गया, हर ट्रस्ट को
जो रजिस्टर्ड अंडर 12AA है या अप्रूव्ड अंडर 1023C है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड है, they will have to apply once again for re-registration or re-approval in a form yet to be notified. Simplified form होगा, yet to be notified, पर हर एक ट्रस्ट को अप्लाई करना है 31 अगस्त 2020 तक। 31 अगस्त तक सबको अप्लाई कर देना है और आपको बगैर सवाल पूछे एक न्यू यूनिक आईडी मिल जाएगा। अगर आप 12AA में हैं तो वहां कर दीजिए, 1023C में तो वहां कर दीजिए, लेकिन सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा वो अब तो सर्टिफिकेट नए मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और ऑनलाइन होंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, खोएंगे। लेकिन हमने इतना ही कहा था, लेकिन वो आगे बढ़ गए। अब वो कह रहे हैं जो सर्टिफिकेट हम देंगे, जो अप्रूवल हम देंगे, वो वैलिड होगी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years. That will be valid for 5 years. Meaning thereby you will have to go for renewal of the registration or renewal of approval at least 6 months prior to the expiry of the period of 5 years. 4.5 साल से पहले आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल है या वो अप्रूवल की रिन्यूअल है, आपको हर बार करना पड़ेगा और वहां पर पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी जो होती है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है 31 अगस्त में, तब करनी पड़ेगी। हर बार रिन्यूअल 5 साल के बाद होगा और विद इन 6 months एटलीस्ट 6 months प्रायर टू दी एक्सपायरी ऑफ 5 year होगा। ये सबको करना पड़ेगा। अब इन्होंने एक और कंडीशन लगा दी है। पहले क्या होता था, आप चाहे तो 1023C चाहे 12AA, अगर दोनों हैं आपके पास, कईयों के पास दोनों थे, 1023C भी था अप्रूवल, 12AA का रजिस्ट्रेशन भी था, दोनों थे, वो मर्जी करते थे, हर साल बदल लेते थे कि 1023C में जाएं या 12AA में आए, उनके पास चॉइस थी। लेकिन अब रुकिए, अब लॉ ने कह दिया है आपको रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल एक ही में मिलेगी, या 1023C में चले जाइए या 12AA में चले जाइए, दोनों में नहीं मिलेगी, दोनों में नहीं मिलेगी, एक ही में करना। सो आप एक ही में अप्लाई करेंगे, दूसरे का सरेंडर करेंगे। लेकिन रुकिए, अब मैंने जो उनको कहा, जब आपने कह दिया 1023C में जाएंगे तो 12AA नहीं मिलेगी, 12AA में जाएंगे तो 1023 नहीं जाएगी, तो 1023C में कोई जाएगा ही नहीं। क्या बात है, वह कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं है, 85% स्पेंड करना पड़ता है, 15 ही एक्यूमुलेट कर सकते हो। जब 12AA में जाता हो तो कॉर्पस माफ है। लीजिए, सुन लीजिए, अब एक एक्सप्लेनेशन डाल दी प्रोवाइजो 3 के नीचे अंडर सेक्शन 1023C, स्टेटिंग दैट कि कॉर्पस डोनेशन of section 1023C shall also be exempt। वहां पर भी अब exempt हो गई, अब कोई 85% स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये सिमिलर ग्राउंड हो गया जो 11-12 में था, वही 1023C में आ गया। तो अब आप सोच सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक प्रॉब्लम है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो है, सॉरी प्रोवाइजो नहीं, एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन कहती है कि सपोज यू आर फॉलोइंग ए मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड यू हैव taken there is an income which has accrued but actually it is not received during that year, so you can give an undertaking in form number 9A before the due date of return under 139(1) stating that there is an income which has already been taken into account in the current year but it has not been actually received. I will apply this income in the year in which I receive it or year following that. तो ये आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक एफडीआर बनवाई 1 करोड़ रुपए की, 7% इंटरेस्ट है। पहले साल इंटरेस्ट 7 लाख आया, लेकिन आया कहां, अक्रू ही तो हुआ है, आया तो है ही नहीं है, क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की बनाई 5 साल की। तो आपने इनकम ले ली, क्योंकि आप मर्केंटाइल सिस्टम ले रहे हैं तो इनकम तो लोगे, आपने इनकम ले ली, लेकिन स्पेंड कैसे करें? तो लॉ ने कह दिया आई विल स्पेंड दिस इनकम इन द ईयर इन विच आई रिसीव इट और ईयर फॉलोइंग दैट। तो वो एक अंडरटेकिंग दीजिए फॉर्म 9 में कि जिस साल मुझे मिलेगी 5वें साल और 6वें साल उसके अगले साल तक मैं खर्च कर दूंगा। तो आज की ही एप्लीकेशन मान ली जाएगी, वो करंट ईयर की एप्लीकेशन मानकर आपको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी।
अगर आपने 6th ईयर में खर्च नहीं किया तो उस साल की इनकम मान ली जाएगी, और इनकम मानते ही आपको कोई 15% नहीं मिलेगा, पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने ये अंडरटेकिंग दे रखी है। आपको स्पेंड करना है इन द ईयर इन विच द इनकम इज रिसीव्ड और ईयर फॉलोइंग दैट। ये कर देंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको हमने डीम्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी मान चुके हैं करंट ईयर में। नहीं करेंगे तो उस साल की इनकम मान ली जाएगी 6 साल की। अब दूसरा भी एक और है इसमें एक्सप्लेनेशन, कि वो ये कहता है फॉर एनी अदर रीजन आई कुड नॉट स्पेंड दैट मनी। ये रीजन तो कहा था कि रिसीव ही नहीं हुई, फॉर एनी अदर रीजन। सपोज मुझे पैसे ही 28 मार्च को आए, 27 मार्च को आए, 20 को आए, 25 को आए, मैं स्पेंड ही नहीं कर सका हूं, तो कोई बात नहीं, अंडरटेकिंग दे दीजिए, आई विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर, और वही फॉर्म 9A भर दीजिए इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो हम इसको डीम्ड एप्लीकेशन मान लेते हैं और आपको डिडक्शन इस साल दे देंगे, लेकिन आपको अगले साल खर्च करनी पड़ेगी। अगर अगले साल खर्च नहीं करेंगे तो अगले साल की इनकम, लेकिन जब अगले साल की इनकम मांगेंगे तो फिर 15% नहीं देंगे। ये आपको बताया। ये वाली दोनों क्लॉजेस एक्सप्लेनेशन की 1023C में नहीं है, वो नहीं है। मतलब 1023C में तो आपको चाहे वो रिसीव नहीं भी हुआ तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, और आप ये अंडरटेकिंग नहीं दे सकते कि मैं अगले साल खर्च करूंगा। ये डिफरेंस है। अब चौथा डिफरेंस, 1023C में आप ऑडिट रिपोर्ट भरते हैं 10BB में, 10BB में, और 11-12 में जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है वो 10B में जाती है, 10B। वहां 10B या 10BB। तो इसलिए ध्यान रखिए, गलत मत भर देना। ये 4 डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। ये सोच कर कहना कि आपको कौन सा लेना है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो अभी तो आप एक ही में अप्लाई करके रिन्यू करा लीजिए, नया री रजिस्टर करा लीजिए, बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक ही जो होगा, अब आपके पास दो नहीं होंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, लोग कहते हैं 15% ऑफ इनकम स्पेंड करनी है। अब तो मैंने डिफरेंस तो बता दिया, दोनों में 15% ऑफ इनकम स्पेंड करनी है। ये 15% ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब ग्रॉस रिसीट तो होती नहीं है। इनकम का मतलब होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट इनकम। अभी तक हमारा यही डिस्प्यूट चला करता था कि इनकम का मतलब क्या है। हम तो 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट कर दिया करते थे, लेकिन लॉ कहता था 15% ऑफ इनकम। लेकिन अब ठीक हो गया है। फॉर्म 7 में जब आप भरते हैं तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट होगी। तो आप 15% ग्रॉस रिसीट का कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब 15% ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है, 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट भी चलेगी। ग्रॉस रिसीट नॉट इनकम। पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आकर ही तो फॉर्म आता है, और जब नोटिफिकेशन आ गया तो बाइंडिंग है, तो इसलिए लॉ है, तो आप 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट। अगला पॉइंट देखिए, आपके पास कुछ इनकम आती है लेट्स से, जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है। पहले जैसे डिविडेंड आया करता था, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट था। एग्रीकल्चर इनकम आती है या कोई और आती है इनकम जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है तो फिर इसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन लॉ ने चेंज कर दिया, कह दिया एक एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको आप चाहे अप्लाई मत करिए। लेकिन कोई एनी अदर इनकम है, ऑल्दो इट मे बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, लेकिन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। हम आपको 10 की एग्जेम्पशन नहीं दी, यू विल हैव टू अप्लाई। ये ऑलरेडी लॉ में आ चुका है। अब ये मत कहना 10 में एग्जेम्प्ट है तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही इनकम जो एग्जेम्प्ट है उसको नहीं अप्लाई करने की जरूरत है, वो एग्रीकल्चर इनकम है। अब अगला सवाल ऐसा आता है कि कहते थे 40A IA TDS काटना नहीं है तो 30% डिसअलाउ हो जाता है। 40A3 if a payment exceed 10,000 it should be made by account pay check or account pay draft or electronic clearing system, नहीं तो पूरा का पूरा एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है, याद है। लेकिन वो बिजनेस के चैप्टर में था वो, और ये बिजनेस करते नहीं है चैरिटेबल, तो उसके लिए नहीं था। लेकिन अब डाल दिया गया है, कह दिया गया है provisions of section 40A IA and section 40A subsection 3 shall mutandis will apply to the charitable trust also.
अब चैरिटेबल ट्रस्ट भी अगर टीडीएस नहीं काटेगा किसी पेमेंट पर तो 30% ऑफ दैट पेमेंट शैल बी नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। और सेकंड, कोई पेमेंट करेगा चैरिटेबल ट्रस्ट 10,000 से ऊपर और किसी पेमेंट एक्सपेंस की, तो उस केस में भी वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, आपको खर्चा मिलेगा ही नहीं। अगर अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन कभी माना ही नहीं जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये भी डाल। अगला पॉइंट आता है, क्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे सकता है? कोई भी रिलीजियस कोर्स भी क्या एक दे सकता है? लॉ कहता है यस, एक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है उसको डोनेशन दे सकता है, लेकिन आउट ऑफ करंट इनकम, ओनली आउट ऑफ करंट इनकम। एक्यूमुलेटेड इनकम डोनेशन नहीं दे सकता। करंट इनकम ऑफ द करंट ईयर है, आप उसको दे दीजिए डोनेशन टू रजिस्टर्ड ट्रस्ट और अप्रूव्ड ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, हम दे सकते हैं, वो अलाउड होगा, लेकिन वो करंट इनकम का हो। लेकिन अब ये कह दिया है कि जब आप डोनेशन देंगे तो आप कॉर्पस के लिए नहीं दे सकते, दूसरे ट्रस्ट के कॉर्पस के लिए नहीं दे सकते। हो क्या रहा था, आप तो डोनेशन दे के एप्लीकेशन ले लेते थे और दूसरे के पास कॉर्पस का आता था, वो कहता है ये एग्जेम्प्ट है, खर्च करने की जरूरत ही नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट हो गया, क्या करने की जरूरत है, इस तरह आप टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया नहीं, अगर आप कॉर्पस के लिए देंगे तो आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर टैक्स ले ले, उसका कॉर्पस मान लिया जाएगा, लेकिन आपका एप्लीकेशन नहीं माना तो आप देंगे ही नहीं। आपका एप्लीकेशन नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी नया लॉ आ गया है। ये मैं आपको बता दूं, आपको कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते, आप नॉर्मल डोनेशन दे सकते हैं, वो भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को, दूसरे किसी को नहीं। ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल पूछा जाता है, कैन ट्रस्ट कैरी ऑन बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट? रुक जाइए, रुक जाइए। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके डेफिनेशन क्या थी चैरिटेबल पर्पस की? पहली डेफिनेशन थी रिलीफ टू द पुअर, दूसरी थी एजुकेशन, ये याद रखना नंबर 1, तीसरी थी योगा, चौथी थी मेडिकल रिलीफ, पांचवी थी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और वाटरशेड, वाटर लाइफ, फॉरेस्ट, छठवीं थी प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट यू कॉल मॉन्यूमेंट्स एंड अदर प्लेसेस, ये 6, और लास्ट थी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इन 6 को अलग रखना और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को अलग रखना, क्योंकि नीचे लिखा है प्रोवाइडेड दैट advancement of general public utility shall not be called a charitable purpose if that trust is rendering any carrying on any trade, commerce or business, or rendering service to any trade, commerce or business, whether for any consideration or any remuneration or for any fee, वो charitable माना ही नहीं जाएगा। तो फिर आप तो charitable रहेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन नीचे लिखा था further provided that if the gross receipt from this commercial activity does not exceed 20%, then you will get exemption. तो अगर आप चैरिटेबल रिलीजन आप उसमें है एडवांसमेंट में, तो आप 20% ऑफ द ग्रॉस रिसीट आपकी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। अगर 20% से ऊपर हुई कमर्शियल एक्टिविटी विच इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो मैं आपको बताऊं आपकी एग्जेम्पशन ही खत्म हो जाएगी, तो मिलेगी नहीं। अप टू 20% ऑफ ग्रॉस रिसीट आपकी कमर्शियल रिसीट हो सकती है। लेकिन बाकी जो 6 कैटेगरी है, रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, व्हाट यू कॉल योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एटसेट्रा, उस केस में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय दैट ट्रस्ट फॉर दिस पर्पस। इसके सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं विच इज इंसिडेंटल। एक कॉलेज किताबें बेच सकता है, यूनिफॉर्म बेच सकता है, कैंटीन चला सकता है, हॉस्टल चला सकता है, ट्रांसपोर्ट चला सकता है, प्रोवाइडेड they are incidental to the attainment of the objective of the trust, they should maintain separate books of account। हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो अल्टीमेटली पैसा यूटिलाइज करके चैरिटी के लिए ही करना है, कर सकता है। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला सिर्फ 20% हो तो ठीक है, नहीं तो उसको टैक्स लग जाए। रिलीजियस इंस्टीट्यूट तो कर ही सकता है,
commercial activity which is incidental to the attainment of the objective of the trust. अरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर प्रसाद की दुकान नहीं लगा लेता है मंदिर, और भूल भी बेचता है, और भी कोई किताबें बेचता है, सब कुछ कर सकता है. कमर्शियल एक्टिविटी विच इज इंसिडेंट टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट कर सकता है, कोई मना नहीं. लेकिन मैंने आपको बताया सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे. सो रिलीजियस भी कर सकता है, चैरिटेबल भी कर सकता है, सिर्फ जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर एजुकेशन वो है यूटिलिटी, वो वाला 20% से ज्यादा है तो वो गया, उसको तो एग्जेम्पशन ही नहीं मिलेगी. ये लीजिए, ये भी हो गया. अगला पॉइंट सुनिए जरा ध्यान से. आप जब कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, एसेट खरीदते हैं, तो लॉ ने कह दिया ये एप्लीकेशन मानी जाएगी. क्योंकि ये एप्लीकेशन मानी जाएगी, आपको इसके ऊपर एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. किसी जमाने में दोनों चीजें मिलती थी, अब नहीं मिलेगा. या तो एप्लीकेशन मान लो, अगर एप्लीकेशन नहीं मानते तो डेप्रिसिएशन लेना, नहीं तो हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे. ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया. अब दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज बताने जाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना. मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है स्कूल के लिए. बिल्डिंग की कीमत 3 करोड़ रुपया है. मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया है बैंक में पड़ा हुआ कैपिटल फंड. मैंने 2 करोड़ का लोन ले लिया. आफ्टर टेकिंग ए लोन फ्रॉम द बैंक आई हैव परचेज बिल्डिंग ऑफ 3 करोड़. 3 करोड़ की बिल्डिंग ले ली. अब सवाल पूछा जाता है कि मेरी एप्लीकेशन कितनी होगी. अगर 3 करोड़ की मैंने बिल्डिंग ली तो कितनी एप्लीकेशन मानी जाएगी, 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा? कितनी एप्लीकेशन कितनी मानी जाएगी, सॉरी 3 या क्या? देखिए अकाउंटेंसी में तो आपने एसेट साइड 3 करोड़ की दिखानी है और लायबिलिटी साइड में 2 करोड़ रुपया लोन ले लेना है. लेकिन इनकम टैक्स में सेक्शन 11 में आपका एप्लीकेशन सिर्फ 1 करोड़ का है, जो अपना पैसा था. उसकी एसेट खरीदी 1 करोड़ रुपए की. 2 करोड़ रुपया एप्लीकेशन नहीं है. जब लोन आता है वो इनकम नहीं होती, तो लोन को जब मैंने अप्लाई किया तो वो एप्लीकेशन नहीं है. आप 1 करोड़ की एप्लीकेशन इस साल दिखाएंगे 10B में, लेकिन अगले साल या जब भी आप लोन रीपे करेंगे और उसके साथ अगर इंटरेस्ट भी देंगे तो वो एप्लीकेशन मानी जाएगी. सो 2 करोड़ जब जब वापस करते रहेंगे उस साल की वो एप्लीकेशन मानी जाएगी. पहले साल एप्लीकेशन 1 ही करोड़ होगी, फिर बाकी जब लोन वापस करते रहे, इस साल भी वापस किया तो भी और अगले भी किया, तो आप उसका एप्लीकेशन ले लीजिए. अगर इंटरेस्ट भी दिया है तो इंटरेस्ट भी एप्लीकेशन मान लिया जाएगा. ये ध्यान रखना. लोग 3 करोड़ का एप्लीकेशन ले लेते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है. ये आपको बता दिया. अब आया क्या मैं वो एनोनिमस डोनेशन का क्या होगा. एनोनिमस डोनेशन का मतलब क्या होता है? A donation where I am not able to provide the name of the donor, address of the donor and PAN number of the donor, तो वो anonymous कहा जाता है. Anonymous donation के बारे में जरा सुन लीजिए. सेक्शन 115BBC आ गया. पहले तो हर चीज ही anonymous होती थी. सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो हॉस्पिटल बने इस कंट्री में, सारे के सारे नंबर 2 के पैसों से बने. नंबर 2 के पैसे से मैंने. शशिकांत जी सोच रहे होंगे ये क्या बातें कर रहे हैं. मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं. नंबर 2 के पैसे आते थे. कॉलेज वाला कहता था या हॉस्पिटल कहता था पैसे आए हैं, वो कहते थे सोर्स बताओ, वो कहते थे मुझे नहीं पता क्या सोर्स है, कोई गुल्लक में डाल गया है. वो कहता ऐसे कैसे डाल गया, कहता डालेगा. ये कहता था मैं इसको इनकम मान लूंगा, वो कहता था मान ले. मैं तो इनकम खुद ही कह रहा हूं, इनकम है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं ये इनकम है. मैं इसको अप्लाई कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरा एप्लीकेशन हो गया. तो मुझे क्या कह रहा है, मैंने तो इनकम मानकर खर्च कर दिया. इसलिए इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने सब खुल गए इस कंट्री में कि आपको बता नहीं सकता. और सबके पीछे पॉलिटिशियन का पैसा था. नंबर 2 का पैसा लगाया और कह दिया हमें नहीं पता कहां से आया, कॉलेज तो हमारा ही है, जाएगा कहां, और लगाकर उसको अप्लाई कर दिया, इसलिए एप्लीकेशन. लेकिन अब सुनिए, अब कहा गया कि अगर आप नाम नहीं देंगे डोनर का, उसका एड्रेस और पैन, तो हम इसको अनोनिमस मान लेंगे. अनोनिमस का सेक्शन 115BBC आ गया और उसमें कहा गया देखिए अगर अनोनिमस डोनेशन है तो हम मैक्सिमम 5% ऑफ द टोटल डोनेशन
मैक्सिमम 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और ₹1 लाख विच एवर इज मोर, उतना तो एग्जेम्प्ट कर दे, उतना एग्जेम्प्ट नहीं, उतना तो हम मान लेंगे, उसको अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अबव 5% ऑफ द टोटल डोनेशन ये सारी की सारी अनोनिमस मानी जाएगी और उसमें आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। ये लॉ बन गया है। अगर आपकी डोनेशन आई है तो 5% तक तो डोनेशन का हम कह देंगे चलो एनोनिमस हो सकती है टोटल का, बाकी की अगर डिटेल नहीं देंगे तो उतना अमाउंट पर आपको 30% जो मैक्सिमम रेट है प्लस सरचार्ज वगैरह टैक्स लगेगा अगर आप नाम और एड्रेस नहीं देंगे। ये एक नया चीज आया। लेकिन रुकिए, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं होता, क्योंकि भगवान को तो आता ही गुप्त दान है, भगवान तो गुप्त दान ही लेता है और वो आता भी नंबर 2 का ज्यादा है। तो नंबर 1 का दान तो कम आता है भगवान को, वो तो नंबर 2 का दान आया, आप डाल गए गुल्लक में, भगवान के लिए तेरे 3-4%, 5% तेरा शेयर था, बाकी 95% का मेरा ध्यान रखियो भगवान। तो नंबर 2 का दान दे आते हैं डर के मारे कि ये ले तेरा शेयर जो तेरा बनता है, बाकी मेरा। अब किसके हिसाब से कितना बनता है वो तो आप जानते हैं। भगवान कहता है तथास्तु, कोई बात नहीं, नंबर 2 नंबर 1 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कई लोग तो ये भी है कि भगवान को कहते हैं कि देखिए मेरे को काम करा दे तब मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा, ये कर दे मेरा काम। सीए तो रोज वाले कहते हैं मेरे सीए पास करा दे तो तेरे दर्शन करने आऊंगा, वो कहता तथास्तु। वो बेचारा पास करा देता है, चाहे 2-4 बार फेल करा के, तो फिर आप जाते हैं उसके जो ध्यान देना होता है उसके गुल्लक में डालाते हैं। भगवान कहता है तथास्तु, ठीक है मैं क्या करूं। अरे यार लोग चोरी करने जाता है, वो भी भगवान से कहता है आज चोरी करने जा रहा हूं, ज्यादा माल मिले, तो वो भी कुछ पैसे भगवान के गुल्लक में डाल देता है। भगवान कहता है तथास्तु, मुझे क्या फर्क पड़ना है, भुगतेगा तो तुम। अरे हमारी तो लेडीज भी यही करती हैं, 16 सोमवार के व्रत रख के कहती है हमारी शादी करा दो, वो कहता है मैं करा दूंगा और करा देता है। वो कहता है भक्त तथास्तु, लेकिन भुगतेगी तो तू, मैंने थोड़ी भुगतना है, भुग। तो भगवान तो यही करता है, भगवान हमेशा तथास्तु करता है। वो कर्मों का फल आपने भुगतना है, गलत काम करेंगे आप भुगतेंगे, सही काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा। भाग्य आपका है, कर्मों का फल आपको मिलना है, भगवान को नहीं मिलना। भगवान ने तो तथास्तु कर दिया, उसके लिए तो ना नंबर 2 ना नंबर 1, उसके लिए तो भक्त है और भक्त की बात वो मानता है और भक्त की बात करके ले लिया उसने। लेकिन अब आपने फंसना है, भगवान नहीं फंसे। सो रिलीजियस ट्रस्ट को लिए अनोनिमस डोनेशन अलाउड है और पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल हो तो भी अलाउड है, क्योंकि रिलीजियस के लिए जो लेगा वो माफ है, जो चैरिटी के लिए लेगा वो नहीं लेगा, वो लेगा ही नहीं, क्योंकि बता वहां टैक्स लग जाएगा, इसलिए वो। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जरा ध्यान से सुनना, जो नई अमेंडमेंट आ गई है सेक्शन 80G में। आपको पता है आपको एक अप्रूवल मिलती है और परमानेंट थी 80G की, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं अप्रूवल का 80G का। रुकिए, हर आदमी को दोबारा, हर ट्रस्ट को ये दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा 31 अगस्त तक इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म 80G के लिए री अप्रूवल हर एक को करना पड़ेगा, चाहे आपके पास परमानेंट था, दोबारा अप्लाई कीजिए। नंबर 1 तो यही हो गया, प्लीज अप्लाई अगेन, आप दोबारा अप्लाई कीजिए, नंबर 1 तो यही है और आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो अप्रूवल मिला है ये वैलिड होगा फॉर 5 years नाउ, पहले परमानेंट था 5 year होगा, एंड एटलीस्ट 6 months प्रायर टू दिस एक्सपायरी ऑफ 5 year आपको दोबारा रिन्यूअल लेना पड़ेगा 80G का। ये नया रूल बन गया है, 80G के लिए भी आपको दोबारा अप्लाई करना है, जैसे ट्रस्ट को दोबारा अप्लाई करना है 31 अगस्त तक, नया दोबारा अप्लाई करिए इन ए फॉर्म टू बी नोटिफाइड। अब ध्यान रखना, एक और नया लॉ आया है 80G में कि हर जो ट्रस्ट डोनेशन लेता है, जो ट्रस्ट जो 80G में रजिस्टर्ड है, उसको एक स्टेटमेंट बनाकर, लिस्ट बनाकर, स्टेटमेंट कंप्लीट बनाकर, नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस द डोनर, पैन नंबर ऑफ द डोनर, अमाउंट रिसीव, एक स्टेटमेंट बनानी है इन ए स्पेसिफाइड फॉर्म और उसको अपलोड कर देना है इनकम टैक्स की साइट पर, इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड कर देंगे आप हर साल। अब ये क्वार्टरली स्टेटमेंट होगी कि ईयरली होगी, येट टू बी नोटिफाइड, अभी नोटिफाई होनी है, लेकिन जो भी स्टेटमेंट बनेगी आपको उसको भरकर, उसको बैठ कर अपलोड कर दीजिए इनकम टैक्स पोर्टल में
और वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी एसएससी के रिटर्न में। मतलब अब जो आप डोनेशन की लिस्ट में होगा जिसका नाम, उसी को ये डिडक्शन मिलेगी, दूसरे को ये डिडक्शन मिलेगी एटीजी की। आपकी लिस्ट में नाम है तो आपको मिलेगी, आपके पोर्टल में आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। लेकिन रुकिए, अगर बाई चांस आपने डोनेशन दिया हुआ एटीजी का, लेकिन डोनर ने और डोनी ने लिस्ट में ठीक नाम नहीं लिखा, डोनी ने, तो उसको कहिए अपनी रेक्टिफिकेशन करे और दोबारा लिस्ट अपलोड करे। आपको डिडक्शन एटीजी की तभी मिलेगी जब आपका नाम वहां पर होगा, आपको ऑटो पॉपुलेटेड आपके सर्टे पे आ जाएगी। इसमें एक और मुसीबत पड़ गई डोनी के लिए, जिसको डोनेशन आई, सपोज सारे साल की डोनेशन 5 करोड़ की आई, उसने लिस्ट बनाकर 3 करोड़ का अपलोड कर दिया, तो उससे पूछा जाएगा ये 2 करोड़ की डिटेल क्या है भैया? अगर डिटेल नहीं दी तो ये अनोनिमस है, अनोनिमस है तो टैक्स दे। पकड़ा गया ना वो, अनोनिमस है तो टैक्स दे, क्योंकि तेरे को तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन माफ है, माफ नहीं है, अलाउड है, वो तो अप्लाई कर दे 5% ऑफ 5 करोड़ 25 लाख, लेकिन बाकी 1 करोड़ 75 लाख के ऊपर टैक्स दे, ये तो अनोनिमस है, नहीं तो लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कंट्रोल हो रहा है, ये दूसरी केस में भी कंट्रोल रहेगा, ये ध्यान रखिए अनोनिमस डोनेशन का, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर आदमी को अप्लाई करना है एटीजी में और ये लिस्ट बनाकर अपलोड करनी है। ये नया रूल आ गया है। अब एक और चीज बता, जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे या अप्रूवल के लिए, या फर्स्ट टाइम एटीजी के लिए करेंगे, फर्स्ट टाइम, अब आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलनी है, प्रोविजनल अप्रूवल मिलना है, परमानेंट नहीं मिलना है, विच विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। एक नया ट्रस्ट बना है, वो अप्लाई करना चाहता है, करिए, पहले तो डिसाइड करिए 12AA में जाना है कि 1023C में जाना है। अब 12AA 12AB हो जाएगा, 12AB आप अप्लाई करिए। आफ्टर यू डिसाइड, but you have to apply at least 1 month before the commencement of the previous year to get an exemption, to get the registration। लेकिन wait, मुझसे लोग कहते हैं जी 1 month कैसे कर दे, मैं तो ट्रस्ट बनाऊंगा सितंबर में, तो या मैं बनाऊंगा नवंबर में, तो 1 month before the commencement of the previous year तो फरवरी में होता है। कहता नहीं जी, पहला प्रीवियस ईयर लेस देन 12 months हो सकता है, तो अगर आपने पहली नवंबर से ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना है तो 1 महीना पहले September 30th तक अप्लाई कर दीजिए, 1 month before, because first previous year will be from 1st of November to 31st March, तो 1 month before कर दीजिए। लेकिन आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी, और जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होती है, it is valid for a period of 3 years, and you will have to apply for renewal, sorry, not renewal, if you commence your charitable activity within 6 months of the commencement of charitable activity, आपको प्रोविजनल के बदले परमानेंट लेना पड़ेगा। But if you don't commence the charitable activity at least 6 months prior to the completion of 3 years, you will have to apply a fresh, now permanent मिलेगा, दोबारा प्रोविजनल नहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, प्रोविजनल की वैलिडिटी 3 साल है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी तो अप्लाई कर दीजिए, आप परमानेंट ले लीजिए, वैलिड फॉर 5 years। नहीं तो नहीं करी तो 2.5 साल के पहले आप अप्लाई दूसरा कर दीजिए, नहीं तो पिछला एग्जेम्पशन भी चला जाए। ये आया, इसका भी, ये मैंने आपको लॉ बता दिया। अगला पॉइंट, अनोनिमस भी बता दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर कराना वो भी बता दिया, अब मैंने इंसिडेंटल एक्टिविटी भी बता दी, ये सब आपको बता दिया। अब आगे ट्रस्ट को रिटर्न भरनी है फॉर्म नंबर 7 में, लेकिन लोग क्या करते हैं ये आपको बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट है, उसको लेने के पहले एक, यू वांट टू एक्यूमुलेट मोर देन 15%, तो आपको पता है फॉर्म 10 भरना पड़ता है फॉर एक्यूमुलेशन मोर देन 15%। उसमें पर्पस बताना पड़ता है फॉर विच यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट, यू आर ऑल्सो टेल for how much period you want to accumulate, maximum period allowed is 5 years, and finally you have to deposit that amount in a mode fund given under 11(5), जो भी आप accumulate करते हैं। लेकिन ये फॉर्म 10, please note will have to be furnished on or before the due date of return under 139(1). पहले तो कभी भी भर सकते थे, लेकिन 139(1) के पहले भरना पड़ेगा ड्यू डेट, एंड द रिटर्न शुड आल्सो बी फर्निश्ड बिफोर दैट डेट, रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भर दिया, रिटर्न नहीं भरी, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं होगा मोर देन 15%। गए आप
पहले तो आप कभी भी भर देते थे, लेट भी, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट भी, एक दिन भी डिले करेंगे ड्यू डेट से रिटर्न के बाद, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली जो फॉर्म 10 फाइल करना पड़ता है वो इनवैलिड हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं वो एक्यूमुलेशन मोर देन 15% एट ऑल। सो बी केयरफुल, फॉर्म 10 जो भरना है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर 139(1) and also the return of that year must be furnished on or before the due date under 139(1). दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो एक्यूमुलेशन अलाउड होगा, नहीं तो एक्यूमुलेशन अलाउड होगा ही नहीं। सिमिलरली 9A जो कहते हैं नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा या ईयर रिसीट करूंगा, 9A के केस में भी आपको ड्यू डेट से पहले फॉर्म 9A फर्निश करना है, ड्यू डेट से पहले, नहीं तो आपको 9A भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब आपने रिटर्न भरनी है, 90% लोग देखते ही नहीं है कि वो AOP में ले लेते हैं पैन नंबर, जबकि T होना चाहिए ट्रस्ट वाला। अब है तो ठीक है कर लो, लेकिन अच्छी बात है चेंज करा लो, T अच्छा होता है, मॉडिफिकेशन करा लो, T होना चाहिए ट्रस्ट का वो होना नहीं चाहिए AOP। बस चल रहा है अब चला दो, लेकिन आप करे तो। अब ये ट्रस्ट के, अब जब फॉर्म भरते हो तो प्लीज नोट, आपको टिक करना है कि कौन से सेक्शन में एग्जामिशन ले रहे हैं। 1023C है तो लोग सिर्फ 1023C टिक कर देते हैं, लेकिन सब क्लॉज भी तो करना है, 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE, क्योंकि इनके केस में तो पूरी की पूरी एग्जामिशन है, कोई कंडीशन ही नहीं है, लेकिन टिक तो करिए पहले, उसके लिए कोई अप्रूवल ही नहीं है। आप टिक ही नहीं करेंगे तो वो कहेंगे अप्रूवल कहाँ है, बताओ अप्रूवल कहाँ है, टिक तो करिए, AB, AC, AD, AE। हाँ 6A करेंगे फिर तो अप्रूवल नंबर मांगेगा, तो ये टिक करिए। उधर 11-12 को उधर टिक करिए कि आप 11-12 में जा रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी गलती हो। और फिर अगर 11-12 में एग्जामिशन ले रहे हैं तो रिपोर्ट 10B में जाती है, अगर 1023 से में एग्जामिशन ले रहे हैं तो रिपोर्ट 10BB में जाती है। आप ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि रिपोर्ट ही गलत भेज देते हैं, उल्टे हाथ में भेज देते हैं। एक और सवाल बताना चाहता हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुनना, और वो पॉइंट ये है कि देखिए इस साल मेरे 3 करोड़ रुपए ग्रॉस रिसीट्स थी, लेकिन मैंने 3.5 करोड़ रुपए अप्लाई कर दिए, मेरे पास पुराने पैसे पड़े, मैंने 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक्सेस एप्लीकेशन 50 लाख कर दिए। पहला पॉइंट है, जब आप 3 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर करेंगे तो 15% तो एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकते। 15 तो तब कर सकते हैं जब 3 करोड़ का 15% 45 लाख तब तक कर सकते हैं जब आप 2.55 तक करें। अगर आप 2.80 करेंगे तो 20 करोड़ 20 ही लाख रुपए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2.90 करेंगे तो 10 ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 15 नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम करेंगे तो 15 कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं 3 का 3 ही कर दिया तो कोई एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने 3 का 3 करोड़ 50 कर दिया तो क्या होगा। अभी तक तो कई जजमेंट हैं, जजमेंट आज शुरू हुई थी महाराणा मेवाड़ और चैरिटेबल ट्रस्ट 164 ITR, अरे गुजरात हाई कोर्ट की, उसके बाद तो कई जजमेंटें आ चुकी हैं, रघुवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात से, गुजरात समाज भातृ सेवा ट्रस्ट, कई जजमेंट आ चुकी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कि वो अगले साल की एप्लीकेशन मानी जाएगी। ये जजमेंट है हाई कोर्ट की, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं मान रहा है। डिपार्टमेंट ने कॉलम ही नहीं दे रखा, एक्सेस एप्लीकेशन अगले साल की दिखा दो। फॉर्म 7 में है ही नहीं तो दिखाएंगे कैसे। हम तो जजमेंट की वजह से 10B में नोट डाल के वो नीचे एनी अदर रिमार्क में डाल दिया, लेकिन अदरवाइज फॉर्म 7 में नहीं है डिटेल। लेकिन रुकिए, बड़ी हाई कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, वो अब अलाउ हो गया। उसका नाम है सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी। सुब्रोज की स्पेलिंग SUBROS। सुब्रोज एजुकेशनल सोसाइटी में हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट जब SLP फाइल हुई तो हाई कोर्ट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर में कह दिया कि नहीं, वी डोंट वांट टू इंटरफियर विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, और ये एप्लीकेशन माना जाएगा अगले साल का। अब मैं डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं कि आपका जो फॉर्म आए उसमें आपको ये कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए, एक्सेस एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी तक है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन आप कर सकते हैं 10B में डालकर, शायद फॉर्म में चेंज आ जाए, मैं कोशिश कर। तो ये भी पॉइंट मैं बताना चाहता था, ये मैंने बता दिया।
अब मैंने सारे पॉइंट काफी कवर कर दिए। मैं चाहता हूं कि आप पहले के क्वेश्चन इसमें पूछे ताकि मैं फिर 271AA में जाऊं, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो पहले इनको देख लूं, फिर 271AA में जाऊं। बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई ना कोई होस्ट लेगा क्वेश्चन को, या मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाए तो वो ले लीजिए, या मेरे चैट पे ला दिए, कुछ तो डालेंगे, या बोलिए मैं जवाब दे दूं, या किसी ने डिजिटली हैंड रेज किया है तो उसको वो कर दीजिए अनम्यूट, तो वो कर लेगा मेरे से बात। क्वेश्चन ले लीजिए पहले। सर मैं ले रहा हूँ सर क्वेश्चन। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही। अच्छा सर, one question is regarding charitable trust educational institution. Educational institution society has to get approval only when gross receipts are more than 100 lakhs. Yes. Gross receipt. What is the meaning of gross receipts? All kinds of receipts, including any donation or corpus donation, any kind of receipt, whether rent or anything. You have given something on rent, that gross receipt, fees of the school, that is also gross receipt. Any donation is also gross receipt. Corpus donation is also gross receipt. Okay, sir. Thank you. Another question is, educational society is there, having 4 units, primary, secondary, and higher secondary. All units are running at different location, separate area of same place. Also having separate books of accounts and having received below rupees 100 lakhs each. अगर चारों का पैन नंबर अलग अलग है तो आप चारों का 1-1 करोड़ से कम का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी रिटर्न भर दीजिए, चारों को मिल जाएगा। अलग अलग पैन नंबर है, अलग अलग सब कुछ है तो। लेकिन कई बार वो अम्ब्रेला में भी कहते हैं कि चारों की एक ही ट्रस्ट भरेगा, तो एक ही जजमेंट है जो फेवर में है, लेकिन वहां से पता ही नहीं लगता कि कैसे क्लेम करे रिटर्न। ये प्रॉब्लम है। तो अगर पैन नंबर सेपरेट हो तो आप आराम से 1-1 करोड़ की ले सकते हैं। Like sir, but the society is one and the कोई units are 4. सोसाइटी के चार्टर बना के अलग अलग मिल जाती है उसकी अप्रूवल, पैन नंबर अलग अलग मिल जाता है। Okay, sir. Thank you. Another question is, can a trust be registered under section 12A and 80G as public charitable trust with 3 trustees of one family? ट्रस्टी से क्या फर्क पड़ता है? वन फैमिली वो तो सोसाइटी में लिखा हुआ है कि रिलेटिव नहीं होने चाहिए। सोसाइटी एक्ट में लिखा है कि ट्रस्टी रिलेटिव नहीं होने चाहिए, वो सोसाइटी एक्ट में लिखा है। और अब रूल बन गया है, अगर आप किसी और एक्ट की कंप्लायंस नहीं करेंगे तो यहाँ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो कोशिश कीजिए, कंप्लायंस नहीं कर रहे आप, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड सोसाइटी ने कह दिया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में कि आपने ये गलत किया है, क्योंकि ट्रस्टी तीनों एक ही फैमिली के रिलेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यू हैव टू गो डू कंप्लायंस अंडर अदर लॉ आल्सो। ये नया लॉ आ चुका है, तो प्लीज डू द कंप्लायंस। मत रखिए एक ही के, पहले तो अलाउड था, अब वो कंप्लायंस का रगड़ा आ जाए तो हो सकता है ये ना करें आपको। Sir, another question is from Moradabad. Sir, one trust applied for registration but not granted by CIT. Hello, appeal. हाँ बोलिए। अच्छा sir, appeal allowed by ITAT, but department is in High Court, still pending since 2019. No order by High Court for stay of registration. Trust is running a college and revenue receipts and payments are almost equal. No donation of any kind received except loan from trustees for capital as well as revenue expenditure. Whether सर ये पूछना चाहता था, एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछिए कि आपने जो आपको ग्रांट नहीं किया गया तो अपील में कौन गया है? अपील में सर, अपील अलाउड बाय ITAT बट डिपार्टमेंट इज इन हाई कोर्ट। ओ कोई बात नहीं, फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन है। अच्छा रजिस्ट्रेशन है। अगर आपकी बात कैंसिल हो जाएगी, स्टे मिला नहीं है, कैंसिल होगी तो फिर केस खोल देंगे वो पुराने। नहीं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आप इसी को की रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप दोबारा अप्लाई भी कर दीजिए 31 अगस्त को। अच्छा, उनका क्वेश्चन ये था कि वेदर टू फाइल ITR टोटल रिसिप्ट्स आर मोर देन 1 करोड़ कैन अवेल बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 12A इन व्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ ITAT प्रिवेलिंग बट नॉट हैविंग एनी। 1023C में मिला हुआ है, 12A में मिला हुआ है। 12A में सर, 12A में। हाँ तो मैंने बोला ना, क्योंकि अभी तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुई है, फेवरेबल डिसीजन है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप 31 अगस्त को दोबारा अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब अगर आप केस हार गए तो ये नोट कर लेना कि सारे केस पुराने खुल जाएंगे बस। ओके।
हाँ बाकी तो सर वो 271 1D से, हाँ वन मोर सर, 10,000 से ऊपर का जो आपने एक्सपेंसेस बताया था वो सर पर डे है, वो सिंगल पर्सन जो 43 में लिखा है, 2 पर्सन इन डे। ओके 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 48 में पर्सन इन डे। ओके ओके ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे चले। एक सेकंड में देख लूं, क्वेश्चन आंसर है सर, हैं और हैं इसमें दिख रहे हैं कभी यूट्यूब में भी होते हैं। हाँ हाँ मैं उसी में देख रहा हूँ सर, उसी में देख रहा हूँ। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ सर प्रवीण कुमार सिंह फ्रॉम पटना ब्रांच। बोलिए करिए प्रवीण जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर ये एक इशू आता है कि जैसे हम लोग जो एफडीज करते हैं, 1023C पे रजिस्टर्ड है कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन, और हम लोग एफडी करते हैं बैंक में, काफी रखा रहता है एफडी कई बार, तो उस पर इनकम होता है हमें, तो हम बुक्स बनाते समय तो उसको अपना इनकम में उसमें ले लेते हैं रिसीट्स में, लेकिन रिटर्न फाइल करते हैं सर तो इनकम टैक्स से नोटिस आती है कि एज यू हैव इनकम अदर सोर्सेज यू आर नॉट डिक्लेयर इन द हेड प्रॉपर हेड, तो उसमें फिर कैसे क्या करना है उसको? नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही लेना है आपको। हाँ जी सर। हेड से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने तो एप्लीकेशन डाला है ना, वो जो फॉर्म 7 का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं दिया है आपको। आपने फॉर्म 7 जो भरा है उसमें टोटल रिसीट के अलग अलग कॉलम है, उसमें लिखा नहीं आपने। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, चलिए मैं बोल रहा हूँ। उस फॉर्म में डालिए ना, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन दिखाइए। बोल रहा हूँ। अच्छा पूरे अमाउंट का दिखा देना है सर उसको? अरे बिल्कुल दिखाना है भैया, देखो आपके उसके अलग अलग कॉलम है, आपने देखे उसमें फॉर्म 7 में। यस सर। उसमें डालिए ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट के आगे डालिए और फिर नीचे एप्लीकेशन डाल दीजिए। अब प्रॉब्लम इसमें यही है कि आपने अगर कंपाउंड किया हुआ तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसको। सर ठीक है सर। हाँ अरे वो फॉर्म 7 में नजर तो आए कि आपने इंटरेस्ट को इनकम बना रखा है। हाँ वही होता है सर, जो कंपाउंड एक साथ होता है तो बुक्स अलग नहीं कर पाते। आप उस फॉर्म में डाल नहीं रहे, जो आपका अगर फॉर्म 7 में एक कॉलम एक बना हुआ है चार्ट जिसमें लिखा हुआ है रिसीट, सारी रिसीट, नीचे एप्लीकेशन, उस रिसीट में डालिए ओके अलग इंटरेस्ट इनकम। जी थैंक यू सर। सर जो अभी मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा था मुरादाबाद वाला ट्रस्ट हाई कोर्ट वाला, तो सर उसमें उनका भी फोन आ गया, वो कह रहे कि सर ट्रस्ट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन बट नॉट ग्रांटेड बाय सीआईटी। तभी रिटर्न कैसे भर रहे हैं? नहीं भर रहे हैं सर। अपील अलाउड बाय आईटीएटी, नंबर नहीं है उनके पास सर। यही तो पूछ रहे हैं कि मिला ही नहीं है उनको, अभी तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उनके पास। तो फिर अच्छा तो रिटर्न नहीं भर सकते सर? और तो रिटर्न आप रिटर्न भरिए, नॉट अप्लाइड फॉर करके भर दीजिए, अगर ले लेता तो यूटिलिटी में जाइए, अदरवाइज तो वो एग्जेम्पशन दे ही नहीं रहे होंगे। हाँ नहीं दे रहे सर। और वो अब क्या उनको 31 अगस्त से पहले फिर क्या री रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है? कर ही नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उनके पास, रजिस्टर ही नहीं है। जी वो तो रजिस्टर ही नहीं है। सवाल गलत बता दिया ना, उल्टा हो गया। जी उल्टा हो गया। और रजिस्ट्रेशन का ही डिस्प्यूट था, सीआईटी ने ग्रांट नहीं किया और आईटीएटी ने अलाउ कर दिया। वो हाई कोर्ट चले गए, वो हाई कोर्ट चला गया डिपार्टमेंट। तो फिर तो अभी रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं है सर। तो रिटर्न भर। अच्छा ठीक है सर। एक सर क्वेश्चन और है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट? इज प्राइवेट ट्रस्ट कैन गेट रजिस्ट्रेशन अंडर 12A and 80G? सर प्राइवेट ट्रस्ट अगर है विच डज नॉट एन्योर टू द पब्लिक, वो अलाउड ही नहीं है। या तो ट्रस्ट बना के आपने कह दिया सारा पैसा चैरिटी का है, फिर तो ठीक है, ये तो प्राइवेट ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट में आता ही नहीं है। प्राइवेट ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट में नहीं आता, लेकिन एक प्राइवेट ट्रस्ट बना के आपने कह दिया ये फिर पब्लिक के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, नाम प्राइवेट रख दिया उसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम रखा है लेकिन है पब्लिक एट लार्ज के लिए। Sir, another question is, if gross receipt is 3 crore, can I accumulate 15% while my application is 3.5 crore during the year? नहीं, अरे वो 5/15 तब करना जब आप पूरा खर्च नहीं कर सके हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा खर्च कर लिया तो एक्यूमुलेशन क्या हुआ? वो तो अप्लाई हो गया, फिर कोई एक्यूमुलेशन 15 नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने एग्जाम्पल भी दी थी। हाँ संजय जी। हाँ और भी किसी ब्रांच का तो पूछ रहे हैं। हाँ सर। हाँ जी सर। वेदर ठीक है सर, वेदर फॉर्म 10B हैज टू बी फाइल्ड बिफोर फाइलिंग 139(1) तो आपने बता दिया, एंड इफ वाइसा वर्सा इज डन, हाउएवर बोथ आर फाइल्ड विद इन द टाइम। वो जमाने चले गए, अब तो साथ में फाइल करना है रिटर्न के साथ। ठीक है सर। तभी तो दिक्कत हो रही है। पुराने जमाने की आदतें पड़ी हुई है, तब तो वो बाद में भी फाइल रिटर्न कर देते थे, अब तो आपको साथ में करना है। अच्छा सर, हाउ टू रजिस्टर
एजुकेशनल सोसाइटी इन 1023C 111AD। राहुल गुप्ता जी हैं, वो कुछ सवाल कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? कौन से वाला AD? 10 ब्रैकेट में 23, अगेन ब्रैकेट में C, फिर 3 AD। 3IAD। हाँ 3IAD सर। 3IAD में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाए। अच्छा, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो वहां करा ले। अगर वो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में रजिस्टर करा ले। इनकम टैक्स में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इफ इट इज फंडेड बाय द फाइनेंस होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, 50% से ज्यादा गवर्नमेंट से ग्रांट आती है तो कोई रजिस्ट्रेशन अप्रूवल की जरूरत नहीं, कोई अप्रूवल नहीं है। ठीक, सिर्फ रिटर्न भरना जरूरी है। सिर्फ रिटर्न भरना। ठीक है सर, अभी कुछ और क्वेश्चन हो सर? अभी आएंगे तो बाद में टेकअप कर लेंगे सर, आप आगे चलिए। सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए जी सर। आपने पीछे देखा होगा कि जीएसटी में क्या हुआ है। 60,000 करोड़ रुपए के इनपुट क्रेडिट लोगों ने बोगस ले लिए, विद बोगस बिलिंग, फॉल्स एंट्री, बोगस इनवॉइस से 60,000 करोड़ रुपया ले लिया। अब वो जीएसटी में तो जो लॉ बनाया है, अब उस लॉ को क्योंकि वहां पर भी दिक्कत हो रही है तो इनकम टैक्स में भी एक सेक्शन ले आए पेनल्टी का, जिसका नाम रखा है सेक्शन 271AA-D। ये नया सेक्शन डाला है। देखिए स्टार्ट कैसे होता है। विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इफ during the course of proceedings it is found that in the books of account maintained by the by a person there is a false entry or there is a omission of an entry which is relevant for computing, which is relevant for purpose of computing total income, and you have escaped the total income, then in that case the AO may direct the assessee that he shall be liable to pay a penalty equal to the amount of the false entry or the omitted entry. जरा एक एक वर्ड को सुन लेना। Without prejudice to any other provisions of the income tax act, मतलब अगर आपकी कोई ये फॉल्स एंट्री है और किसी और सेक्शन में भी जा रही है, 68 में जा रही है, 69 में है, ओमिशन है, 69A में जा रहा होगा, वहां 115 BB ही लगेगा और 78% टैक्स लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी 10%। या वो 270A की पेनल्टी लगनी है फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, चाहे वो 50% या 200%, वो तो लगेगी ही लगेगी विदाउट प्रेजुडिस। उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सेपरेट प्रोविजन है। इसका मतलब ये होता है without prejudice to any other provisions of the income tax act। अगर आपकी कोई फॉल्स एंट्री है, आपका सेक्शन 68 की प्रॉब्लम है, 68 है, 69 है, 69A है, 69B है, 69C है, तो आपको पता है वहां पर आपको 115 BBE में टैक्स लगा देते हैं, 60% टैक्स, 25% सरचार्ज अमाउंटिंग टू 75, 4% एजुकेशन टैक्स, 78% टैक्स लगता है। और अगर आपने वो इनकम नहीं दिखाई है तो फिर पेनल्टी भी 271AA-C में 10% ऑफ 60%, 6% लगती है। वो तो लगेगी लगेगी। या 270A में अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है, अंडर रिपोर्टिंग की आपको पता है 270 कैपिटल A में 50% पेनल्टी लगती है, लेकिन अगर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो 200% पेनल्टी लगती है ऑफ द टैक्स। वो तो लगेगी ही लगेगी, उसको तो छोड़ दो। विदाउट प्रेजुडिस एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग कौन सी हो सकती है? असेसमेंट प्रोसीडिंग हो सकती है, सर्च प्रोसीडिंग हो सकती है, सर्वे प्रोसीडिंग हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन का भी हो सकता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट प्रोसीडिंग इट इज फाउंड that in the books of account maintained by the assessee, देख लीजिए assessee books of account maintain कर रहा है। सेक्शन 44AA में आपको पता है कि assessee को कब books of accounts maintain करने पड़ते हैं, तो books of accounts वो maintain कर रहा है और उस books of account में it is found that there is a false entry। false entry को नीचे explanation में define किया, मैं ले लूंगा। it is a false entry।
or there is an omission of entry which was relevant for computing the income, total income, and that has आपने उसका टैक्स बचा लिया. You have saved tax on that. अब बात मेरे समझने क्या हुआ? And you have escaped the tax liability. उस omission से tax liability escape कर. सुनिए, एक आपने रिसीट ले ली जो दिखाई नहीं. रिसीट ऑफ इनकम थी, कोई एक आपने वो चलाया, एक कोई प्रोग्राम किया था, सेमिनार किया या प्रोग्राम किया होटल ने, होटल से पेमेंट होटल को दी, होटल ने वो एंट्री करी नहीं, इनकम दिखाई नहीं. It has omitted the entry which is resulted into escaping of the liability. तो वो कागज पकड़ा गया वहां पर, सो सर्च में पकड़ा गया, सर्वे में पकड़ा गया, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग में कोई कुछ की डिटेल मिल गई, इन्वेस्टिगेशन से आ गई, तो वो कहेंगे ये ओमिशन ऑफ एंट्री है. वो जो लगेगा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, वो अलग है. इस केस में ओमिशन ऑफ एंट्री है या कोई फॉल्स एंट्री है, तो उस केस में एओ में डायरेक्ट में ही लिखा जाता है. में का होता है जुडिशियल डिसीजन लेना है, क्वासी जुडिशियल पावर है एओ के पास. ऐसे नहीं है हर केस में आंखें बंद करके देते, ऐसा नहीं है. उसके पास डेफिनेट प्रूफ है, डेफिनेट उसके पास फॉल्स एंट्री का रिकॉर्ड है, उसको देख रहा है, तो वो ही मे डायरेक्ट द एसएससी दैट ही शैल पे ए पेनल्टी of 100% of the amount of the false entry or the omitted entry. 100% टैक्स लगेगा. प्लीज नोट, नीचे फॉल्स एंट्री एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है. वो क्या कहता है? फॉल्स एंट्री मींस एनी falsified document or any document not specified, forged document or false document, a falsified document in the nature of false invoice, or in general documents which are false, which are not documentary evidence nahi hai jiska. There is a evidence without any documentary evidence. यहाँ सेकंड केस में लिख रहा है there is a bill which has been received but no supply of goods or services have been received. बिल तो आपने जमा कर लिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वो भी सेकंड केस में आ गया. स्पेसिफिक कर दिया फॉल्स एंट्री का मतलब कि आपने इनवॉइस को जमा कर लिया, लेकिन यह इनवॉइस वहां पड़ा हुआ है, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट वहां पड़ा हुआ है, लेकिन माल नहीं है. या जो बिल आया है, बिल जिसने इशू किया वो ही नहीं एग्जिस्ट करता. अरे ना माल आया ना बिल देने वाला एग्जिस्ट करता है. बिल भी माल वाले भी नहीं देने वाला कोई है, और बिल भी बोगस फॉल्स अकाउंट है. इस केस में ये फॉल्स एंट्री मानी जाएगी. मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग कई बार बोगस बिल जमा करते हैं, कई बार बिल जमा करते हैं, माल ही नहीं रिसीव करते. माल किसी और का आ रहा है, बिल किसी और का आ रहा है, वो दोनों लिंक हो गया तो बात अलग है. नहीं तो इफ देयर इज ए फॉल्स एंट्री, दैट मींस देयर इज ए बिल entered in your books but there is no supply of goods or services from that against that bill, वो पकड़ा जाएगा. या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो फोर्स्ड है, जो कागज कोई पकड़ाए गए वो वाले, अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्च वगैरह वो वाले. या कोई माल ही नहीं है पर जो पकड़ा गया बिल, और वो बिल जिसने इशू किया वो पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता. दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, और ना माल आया ना बिल भी बोगस आया. ये सारी फॉल्स एंट्री की बातें करी. इस केस में 100% आएगा. मैंने सिर्फ बिल नहीं कहा, इनवॉइस नहीं कहा. इनवॉइस तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया. एनी अदर फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट, एनी अदर फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, एनी अदर पेपर जो पाया गया वो फोर्स्ड है, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट है, फॉल्सिफाइड एक्सपेंडिचर है, वो भी तो उसमें आ जाएगा फॉल्स एंट्री. तो वो अगर एंट्री का है, इनवॉइस तो अलग हो गया, ये भी है, तो उसके ऊपर 100% पेनल्टी लगेगी ऑन दी पर्सन हु हैज एंटर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट. अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडिस टू दी सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 को तो लगेगा जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड है उसको. विदाउट प्रेजुडिस इन सबसेक्शन 1, a person who has caused to make that entry, has caused him to make an entry
in any manner. जिसने वो entry caused him to make an entry in manner or caused him to omit that entry, और वो अगर उसने करवाई है उस person ने, any other person who has caused him to make that entry in any other manner, in any entry in any manner, or caused him to omit that entry, उस person को भी, that third person will also be liable to pay penalty 100% of the amount of the false entry or amount of the omitted entry. मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी आदमी ने वो एंट्री करवाई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, he has instigated, adduced, उसको कहा है, caused him to make that false entry, किसी ने बोगस बिल लेके दिया है और वो पकड़ा जाता है, ये बोगस बिल इसने दिलवाया है, तो उस केस में caused him to make false entry. देखिए बहुत बोगस एंट्रियां पहले हो चुकी हैं, बोगस लोन, बोगस कैपिटल, अब बोगस चीजें, ये भी कैपिटल भी तो, शेयर कैपिटल भी तो बोगस है। उस केस में जो करवाएगा और जिसकी किताबों में पढ़ा जाएगा, दोनों फंसेंगे। जिसकी किताबों में एंट्री होगी वो 1 में जाएगा, सबसेक्शन 1। जिसने वो करवाया, who caused it to make that entry or caused him to omit that entry, will also be liable for a penalty of 100%. मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं। ये जो 60,000 करोड़ के बोगस बिल दिलवाए, जिसपे उन्होंने इनपुट क्रेडिट लिया, ये तो किसी ने तो दिलवाए हैं, वो भी पकड़ा गया। तो मैं बता रहा हूं, उसके भी यहाँ हर को भी 100% पेनल्टी लगेगी। अगर बाई चांस कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस काम में उलझ गया, उसने कोई एंट्री दिलवा दी और वो पकड़ा गया, caused him to make that entry, कई बार तो आप अपने यहाँ रिकॉर्ड रखते हो और वो ही है, तो उसको भी पकड़ा जाएगा। He has caused him to make that false entry. इवन तो आदमी कहेगा सर मुझे नहीं पता, मेरे सीए ने दिलवाया, ये तो सीए ने करवाया, ये कहा था ऐसे एंट्री कर लो। बोगस सर्विस का बिल, बोगस फॉल्स एंट्री, बोगस वो, या बोगस डॉक्यूमेंट, कोई और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट है, बोगस कैपिटल लेके दिया है, बोगस लोन लेके दिया है, ये ऑल फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 68 तो लगेगा ही लगेगा, वो टैक्स, वो वहां पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, वहां पर टैक्स लगेगा लगेगा। इन एडिशन टू दैट 100% जिसकी बुक्स में एंट्री है और 100% जिसने वो एंट्री करवाई है, जिसने दिलवाई है या करवाई है, बात तो एक ही है। cause him to make that entry in any manner, तो ये वर्डिंग पढ़िए, cause him to make that entry in the manner और cause him to omit that entry, वो भी मारा जाएगा। मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूं, हमने बहुत हार्ड वर्क करके सीए की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, अब ये काम नहीं चलेगा। कोई गलत काम मत करवाइए, कोई बिलिंग का काम नहीं, कोई बोगस एंट्री नहीं, कोई फॉल्स एंट्री नहीं, वो जो करे करे, और अपने कंप्यूटर में भी गलत चीज ना करिए। कोई भी चीज आपने करी तो कहेंगे cause him to make that entry, क्योंकि आप कई बार अकाउंट से अपनी किताबों अपने कंप्यूटर पे नोट बनाते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। सर आपको बता रहा हूं, मुझे कोई कहने लगा कैसे प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि मैंने कॉज टू मेक एंट्री किया है। मान लिया प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक नोटिस आ गया और नोटिस आके एओ ने कह दिया मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, तुम जाके अपील करते रहना, तो आपके लिए तो मुसीबत हो गई। सर एक 143(2) का नोटिस क्लाइंट का आता है, तो हम कहते हैं कुछ नहीं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन एक 143(2) अपने केस का आ जाता है तो 2 दिन नींद नहीं आती है सर। अगर एक नोटिस आ गया ना आपके पास इस 271AA(D) का कि आप क्यों ना शो कॉज व्हाई यू शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल टू गेट द एंट्री मेड, और ये आपने एंट्री दिलवाई है, तो उस केस में चाहे आप बाद में छूटते जाओ, लेकिन परमानेंट प्रॉब्लम में तो आ गए ना। जब तक वो केस चलता रहेगा आपको वहां आना, पहले तो आप ही के अगेंस्ट जजमेंट भी आएगी, पेनल्टी तो इंपोज हो ही जाएगी ना, फिर आप अपील करते रहना, छूट जाओगे। मैंने किसी का लेक्चर सुना, उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, प्रूव कैसे करेंगे। अरे भैया प्रूव तो तब कर, बाद में बात है, पहले तो मेरे को आ जाएगा, पेनल्टी तो वो इंपोज करता रहेगा, बाद में कोर्ट में जाते रहना, बाद में अपील करते रहना। कोई गलत काम नहीं करना है, कोई फॉल्स एंट्री नहीं,
कोई बोगस एंट्री नहीं, कोई फॉल्स इनवॉइस नहीं, कोई सर्विस का ऐसा बिल नहीं करवाइए जो कुछ हो, उसको भी समझा दीजिए। तू भी मरेगा, 100% पेनल्टी तो अलग लगेगी और बाकी अलग सेक्शनों में भी तो लगनी है। चलो एक तीसरे पर्सन को तो एक ही सेक्शन में लगनी है 100%, लेकिन जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको तो 270 कैपिटल ए में 200% लग सकती है, 115 बीबीई में 78% और 271 डबल ए सी में 10%, 6% वहां भी लग सकती है। प्लीज नोट द वर्ड, इट इज फाउंड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मेंटेन्ड है उसमें वो एंट्री पाई गई, उसमें एंट्री पाई गई, और वो एंट्री पाई गई तो पूरा 68 आइटम तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड ही होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, कोई कहेगा जी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे रिजेक्ट कर दिए तो फिर कहां मैंने मेंटेन किए। ओ प्लीज, वो रिजेक्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट हो सकता है, बट यू आर बीन मेंटेनिंग ए बुक्स ऑफ अकाउंट 271 डबल एडी में यू हैव मेंटेन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट। Whatever maybe it is rejected, that is a different thing. वो रिजेक्ट करके इनकम टैक्स में टैक्स लगा रहा है, वो लगाने दो प्रोसीडिंग में, लेकिन ये पेनल्टी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन माने जाएंगे, तो ये भी दिक्कत आएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, तो दोनों को लग रहा है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट जिसने मेंटेन किए हुए उसके लिए भी, उसकी भी कुछ को एसएससी को भी लगेगा, और दूसरा पर्सन जो एंट्री दिलवा रहा है, जिसने कॉज हिम टू मेक दैट एंट्री है, कॉज हिम टू ओमिट दैट, अरे ये छोड़ दो यार, इनकम मत दिखाओ। सीए कई बार कह भी देते हैं, छोड़ो ना, इनकम कैसे पता लगेगा ये इनकम है, छोड़ दो। भाई साहब, कॉज इट टू मेक दैट, ओमिट दैट एंट्री है, वो ओमिट करवा दी आपने एंट्री, यहां पर भी आए कॉज हिम टू मेक ओमिट दैट एंट्री। जब तक वो थ्री प्रूव करो कि भाई मेरे इंटेंशन नहीं थी। कई बार पैसा आता है प्रोविडेंट फंड का, पर वो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होते तो छोड़ दीजिए। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं वहां पर, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं और वो इनकम एंटर होनी चाहिए थी आपके बुक्स में, और आपने एंटर नहीं करी, आपने एंटर नहीं करी, तो वो कह देंगे कि ये कॉज हिम टू मेक, ये है एंट्री नॉट मेंटेन्ड, बट आपने ओमिट कर दी एंट्री, तो उसके ऊपर टैक्स दीजिए, हाँ पेनल्टी दीजिए। टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, पर वो टैक्स भी लगेगा और सेक्शनों में पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि यहाँ विदाउट प्रेजुडिस लिखा है, वो लगे जाए। और सेक्शन 2 में भी लिखा है विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में तो उसको लगनी है, आपको भी लग सकती है, आपको मतलब थर्ड पर्सन को भी लग सकती है। मैं क्यों कहूं आप, जो एंट्री करवाएगा ये बोगस एंट्री। व्हाई शुड यू से, हम 99% हम लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन 1% ही तो खराब करते हैं सब। ये बंद कर देना, उनको बोलो ये अब छूट जाए, नहीं तो एक बार पेनल्टी लग गई तो इंस्टीट्यूट तो एक्शन ले ही लेगा, चाहे कुछ कर, जब तक आप छूटोगे नहीं। आपके वही कर देगा कैंसिल, वो बता दो, आपकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में भी कर देगा। तो ये 271 डबल एडी है। अब जो भी सवाल 271 डबल एडी में पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। पूछिए सर। एनीवन ना पूछे, कोई जो होस्ट कर रहा है, जो देखिए कॉल पूछ रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए पूछिए। सर अभी तो ट्रस्ट वाले कुछ क्वेरीज भी हैं सर। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए सर। पहले एडी की खत्म कर लो, फिर ट्रस्ट की ले लेते हैं। अच्छा, ताजी ताजी ये ले लो। अच्छा ठीक सर, ले लो। ADT-BSNL। नहीं है तो वो कर लो यार, जो सर है सर, वो है सर। देयर इज ऑलरेडी पैनल प्रोविजन in Income Tax Act for misreporting of income, under-reporting of income, falsification of books of account, wrong entry, etc. The new penalty under Section 271(a)(d) is in addition to already existing penal consequences. मैंने यही तो बोला, without prejudice to any other provisions of the Income Tax Act. 270A subsection 9 में falsification, false entry सब कुछ लिखा है, वहां 200% पेनल्टी लग सकती है, या 68, 69 की 78% टैक्स लगेगा और 10% पेनल्टी लग जाएगी 271 ट्रिपल AC में। फिर भी इन एडिशन टू दैट ये 100% है, 100 उसके ऊपर और 100 उसके ऊपर जो ये दिलवाएगा
यही तो बता रहा हूँ, विदाउट प्रेजुडिस टू दी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स। सर ये तो मल्टीपल पेनल्टी हो गई ना सर? मल्टीपल पेनल्टी है, ये लग सकती है। ओके सर, वो थैंक यू। पेनल्टी इनकम की है, ये पेनल्टी फॉल्स एंट्री करवाने की है। ओके सर, there are various provisions in the act which empowers assessing officer to give immunity from penalty if there exists a reasonable cause. Is immunity, is there any 273B में नहीं आता, 273B होता है रीजनेबल कॉज, उसमें ये सेक्शन नहीं आ रहा है। 273B में लिखा है the penalty may not be imposed if there is a reasonable cause, and then the AO may not levy penalty or commissioner may not levy penalty. But in this case, reasonable cause में 273B में नहीं है। ओके सर, नहीं है सर। अच्छा सर, हाँ, अब तो सर तो ये आएगा। जी सर, अब मैं सब जो सब क्वेरीज आई हैं वो मैं करता जा रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए जी, सभी मिक्स कोई सी भी सेक्शन की है, बोलिए। हाँ जी 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 सर, कर रहा हूँ। सर प्लीज शेयर द नेम ऑफ द जजमेंट अलाउिंग एग्जम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 1023 टू एडी इंस्टीट्यूशन वाइज फॉर जो इंस्टीट्यूशन वाइज पैन अप्लाई सर वो करने जजमेंट एक ट्राइब्यूनल की जजमेंट है, मैं देख के बता दूंगा, एक ट्राइब्यूनल की है सिर्फ। लेकिन वैसे चार्टर अलग अलग बना के अलग अलग पैन नंबर ले ले तो अच्छा है, लेकिन वो एक जजमेंट है, मैं आपको बता दूंगा आगे। अच्छा सर, अच्छा एक मिनट सर, ए रिलीजियस ट्रस्ट has huge cash in hand pertaining to collection for last 4 years and was not deposited in bank. ITR for last 1 year was not filed. Can we deposit the cash in account? If no, how पहला can मैं we पॉइंट use... एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया, पहले एक चीज सुन लीजिए। जी सर। आप चाहे वो रिलीजियस हो या चैरिटेबल हो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो 50,000 से ऊपर की अगर कोई भी डोनेशन एग्रीगेट आती है, वेदर फ्रॉम 1 और मोर देन 1%, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे वो गुल्लक में है चाहे कहीं से है। फुल्ली टैक्सेबल डोनेशन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। हमारी कंट्री में 90% चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड ही नहीं है, कई चैरिटेबल ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड नहीं है। सर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में 1 अप्रैल 2017 के बाद अगर उनके पास कोई एसेट आई है, मनी आई है मोर देन 50,000 इन एग्रीगेट वेदर फ्रॉम 1% और मोर देन 1%, या कोई मूवेबल एसेट आई है फॉर मोर देन 50,000 या इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 50,000, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इंटायर ग्रॉस रिसीट विल बिकम टैक्सेबल। कोई खर्चा नहीं अलाउड होगा, पूरा का पूरा ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल होगा। अब ये जो मंदिर था ये रजिस्टर्ड था कि नहीं होगा? नहीं होगा रजिस्टर, नहीं होगा, ये मैं बता दूं, और ये पूरी इनकम टैक्सेबल है। सर नेक्स्ट, कैन वन ट्रीट गौशाला एज रिलीजियस ट्रस्ट एंड टेक द बेनिफिट ऑफ एनोनिमस डोनेशन? इट दैट गौशाला रिलीजियस नहीं आता, गौशाला चैरिटेबल में आ जाता है, या रिलीजियस में नहीं आता है। रिलीजियस आप चैरिटी कर सकते हैं, रिलीजियस में नहीं आता, रिलीजन नहीं है गौशाला में। वो तो सर एक क्वेरी थी बैंक ऑडिट के, सॉरी बैंक इंटरेस्ट पे, जो एफडीआर पे जो बैंक इंटरेस्ट मिला है, तो आपने बता दिया था दैट विल कवर अंडर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अनदर इज सर, चेंज इन अल्फाबेट इन पैन is not allowable because of technical problem as explained by NSDL offices. Please take this matter to approve. मॉडिफिकेशन की एंट्री डालनी पड़ती है, मॉडिफाई करके नया अप्लाई करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करानी पड़ती है, सारे दोबारा ट्रस्ट डीड वगैरह देनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन कराना है। अल्फाबेट ऐसे नहीं चेंज होते, पूरा मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो पुराना सरेंडर करके नया ले लो। अच्छा सर, मैं यूट्यूब की देख लेता हूँ सर। हाँ यूट्यूब, हाँ सर, 1 करोड़ से कम रिसिप्ट वाले एजुकेशनल ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। नहीं, अगर सर ITR 7 नहीं फाइल करने देता सिस्टम। ये कौन से सिस्टम की बात करते हैं? 1023A, अरे सर 1023 IAD डाले, ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि आधों को तो आता ही नहीं है ट्रस्ट होता क्या है। सारे सॉफ्टवेयर में पहले टिक करना पड़ेगा सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3 IAD, जब तक ये टिक नहीं होगा आगे बढ़ेगा ही नहीं हो। ओके सर।
सर ये क्या सिर्फ फॉल्स इनवॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है ये सर पेनाल्टी? नहीं, फॉल्स एंट्री कुछ भी हो सकती है। तो एग्जांपल दिया है उन्होंने, जी, एक एग्जांपल दिया फॉल्स इनवॉइस, उसके बाद लिखा एनी फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स और फोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज आ सकती है, जरूरी नहीं है कि इनवॉइस हो। इनवॉइस तो इन पर्टिकुलर बोला है, बाकी इन जनरल में लिखा है एनी फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट। जी सर वो जो एक ट्रस्ट था जिसमें कि ह्यूज कैश है, वो रिलीजियस ट्रस्ट है और सर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है तो सर। फिर जमा क्यों नहीं कराया उन्होंने? करा लेना चाहिए था, हर साल करा दिया। रिटर्न नहीं भरी तो रिटर्न भरी, हाँ। तो वो लेट रिटर्न हाँ नहीं सर, भरी तो वो रिटर्न ड्यू है जी। हाँ सर, रिटर्न नहीं ऑडिट भरी। भी किया 10B में, ऑडिट नहीं किया, ऑडिट किया इसका। सर ऑडिट भी तो कराना होता है, रजिस्टर्ड है तो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये ऑडिट नहीं करा, वो नहीं करा, तो उस साल की एग्जेम्पशन नहीं देंगे। और आप कह दो इस साल रिसीव हुआ है तो इस साल का ले लो, और पिछले सालों का यूज कैश तो आपने बैंक अकाउंट्स में दिखा रखा, तो आपने 11/5 में अलाउड ही नहीं है कैश रखना। 11/5 में जमा कराना पड़ता है। कैश तो वैसे भी अलाउड नहीं है, 11/5 में जाता है, बैंकों में रखना पड़ता है। सर बहुत लोग कह रहे हैं सर ये 271 AA-B को भी थोड़ा सा बता दीजिए सर। AA-B, अरे वो तो उसका है ना यार, सर्च के केस का। जी हाँ, उसमें क्या हो सर? वो तो 30% लगता है सरेंडर कर दोगे तो। आप सरेंडर करोगे करंट इनकम और जिसकी रिटर्न चली, जिसकी अभी ड्यू डेट नहीं गई और जिसकी ड्यू डेट अभी रिटर्न अभी भरी नहीं है, या जो करंट ईयर की इनकम है, अगर आप सरेंडर कर दें तो 30% वो लगता है आपकी पेनल्टी, और नहीं तो फिर 60% लगता है अगर आपने एट द टाइम अगर आपने नहीं सरेंडर किया तो एट द टाइम वो रिटर्न में 60 लगेगा। सर एक सवाल है, वो इस सब्जेक्ट से नहीं है, थोड़ा डिफरेंट अलग है, हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित है। देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटिंग टू सेक्शन 54। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन हाउस प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मेंशन्ड इन सेक्शन 54F? हाउस प्रॉपर्टी होती नहीं, रेजिडेंशियल ही है 54 और 54F में। हाउस प्रॉपर्टी बीइंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, सॉरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए रेजिडेंशियल का हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, वेयर हाउस भी हो सकता है, गोडाउन भी हो। तो हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल के लिए होगी तो 54F या 54 मिलता है। आप हाँ कुछ और बेच के 54F में रेजिडेंशियल ले सकते हैं। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचकर आप 54F ले सकते हैं, रेजिडेंशियल खरीद सकते हैं, लेकिन 54 में रेजिडेंशियल बेच के रेजिडेंशियल लेना है। अच्छा, थैंक यू सर। Sir, a society doing the activity of online quiz contest for the students through school, it is come under the purview of education? सर ये इंसिडेंटल एक्टिविटी है, एजुकेशन तो अलग है। उसके साथ आप इंसिडेंटल एक्टिविटी कुछ भी कर लीजिए, कर सकते हैं सर। अच्छा सर, appeal filed against the rejection of ATG with IT-AT. IT-AT has returned back to the commissioner for the registration process. Is there is time limit as we have not received any letter from the income tax exemption? सर इसके ऊपर टाइम लिमिट नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए होया 6 महीने का टाइम। इसमें अब आ गई है टाइम लिमिट, आगे से 3 महीने की टाइम लिमिट आ रही है। अच्छा सर, provision for compensated absence in case of charitable institution taken as application of income, but दोबारा बोलिए। Sir, provision for compensated absences in case of charitable institution taken as application of income, but AO denied. मुझे समझ में नहीं आई प्रोविजन किस चीज का प्रोविजन कर रहे हैं। हाँ सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। For compensated absences in नहीं, उनको कहिए जरा इसको दोबारा रीड्राफ्ट करके री फॉर्मुलेट करें क्वेश्चन को, आगे चलिए। ठीक सर, ठीक। एक सेकंड सर, और सर फ्रॉम पटना प्रवीण कुमार सिंह। हाँ बोलिए। प्रवीण जी करिए सर। सर एक क्वेरी आई है कि व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 271 AD? Responsibility of auditor is that he should be away from such activities, that's all. बाकी हमें क्या पता, आपने तो वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसने इन्वेंट्री रजिस्टर बना रखा है, इन्वेंट्री में है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिजिकल तो आपको 31 बार एक ही बार करना होता है, तो आपको तो कुछ के रिपोर्ट से देख लेने हैं, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए बस और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी। अगर आपने
उसका इन्वेंट्री रजिस्टर चेक कर लिया, उसके जो रिसीट है सब चेक कर ली है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है जब हम खुद इन्वॉल्व हो जाएं तो बनेगी। अदरवाइज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑडिटर काम करता है बाकी एंट्रियों की, ये भी करे बस, और क्या दिक्कत। थैंक यू। नेक्स्ट मैं ले लूं सर, रवीन जी। अच्छा sir, since depreciation is not allowed on capital expenditure, but as per accounting policy I have to provide for depreciation in the preparation of books of accounts. अकाउंट्स अलग होते हैं, इनकम टैक्स अलग होता है। अकाउंट में आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहो, इनकम टैक्स में वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। अच्छा, अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बोला आपने एसेट खरीदी 3 करोड़ की, आपने एसेट में 3 करोड़ लिख दिया, इधर 2 करोड़ लोन ले लिया, अकाउंट्स में था ना, वैसे तो एप्लीकेशन 1 ही करोड़ है। तो इसलिए अकाउंट्स और इनकम टैक्स को दोनों मिक्स मत करिए। इनकम टैक्स में वो नहीं अलाउड होगा, डेप्रिसिएशन को वो ऐड बैक कर दीजिए, वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। सर, ए पर्सन हैविंग बोथ 1023C and 12AA, what is your view to take new registration under which section? कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक फर्क है, बाकी सब सेम हो गया है। कि वो एक ही फर्क है कि वो ये नहीं कह सकता अक्रूवल बेसिस पे कि भाई मेरे को ये इनकम रिसीव नहीं हुई है, आई विल स्पेंड इन द ईयर ऑफ रिसीट, वो एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगी। और आप ये भी नहीं कह सकते अगले साल खर्च करूंगा, उसी साल खर्च करनी पड़ेगी। बाकी सारे सेम, बाकी सेम है प्रोविजंस, नो चेंज, नो डिफरेंस। एक सर क्वेरी है कि सर बहुत से जो छोटे छोटे मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें सर कैसे आगे चलना चाहिए? आगे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, और सेंटिमेंटल होगा, लोग शायद पुराना केस ना खोलें ये कि यार सेंटिमेंटल पॉइंट है, लेकिन आगे तो कर दें। जितनी देर करते रहोगे फंसते रहोगे, कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो एमनेस्टी के लिए कहा था उनको, एमनेस्टी दे दो, वो मानते ही नहीं है। अच्छा अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, इफ ए सोसाइटी डज नॉट हैव रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट ईयर and receipts exceed 100 lakhs for assessment year 18-19, and in subsequent we got the registration under section 12AA during assessment year 19-20, and then now the demand has raised for the assessment year 18-19. So I want to know how should I cater the demand for assessment year 18-19? एक जब सेक्शन 12A के नीचे एक प्रोविजो है कि provided that you have applied for registration and registration has been granted for future year, तो आप पिछले साल का ये कह के कि वो ले सकते हैं। प्रोविजो सेज दैट यू कैन बी गिवन ए बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11-12 इन दैट केस आल्सो। रीड दैट प्रोविजो अंडर सेक्शन 12A सबसेक्शन 1, वो मिल जाएगा। अच्छा ठीक सर, प्रोविजो पढ़िए, मिल जाएगा सर। 12A सबसेक्शन 1 के नीचे प्रोवाइडेड है, इफ यू हैव बीन गिवन रजिस्ट्रेशन देन पास्ट ईयर का केस में भी आपको ये फायदा हो सकता है। ठीक सर। Sir, is there a concept of demand, the concept of deemed approval for form 56D, where there is no communication from the department? Sir, वैसे तो एक जजमेंट है सोसाइटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स एटसेट्रा, जिसमें लिख दिया उन्होंने कि 6 महीने तक अगर कमिश्नर आपको अप्रूवल नहीं देता तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मानी जाती है या डीम्ड अप्रूवल मानी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास नंबर नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नंबर, या वो उसको केस दिखाकर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको केस दिखाकर आप उससे नंबर मांगिए। अब अगर उसने कुछ लिख के भेजा हुआ फिर नहीं माना जाएगा, अगर उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया 6 महीने तक तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मानी जाती है। सर, वो रिवाइज क्वेरी आ गई है कि प्रोविजन फॉर कंपनसेटेड एब्सेंसेस का मतलब है प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट इन केस ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सर्टेन लायबिलिटी नहीं है वो। अच्छा, बट एओ डिनाइड। अच्छा हाँ, तो सर्टेन लायबिलिटी नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सर कोई इसका, हाँ करिए करिए। Sir, one of the member question is, society has received a government grant and TDS has been deducted on such amount. So where such income has to be shown in ITR 7, the society also running a school and does not register. गवर्नमेंट ग्रांट पे TDS कहाँ से हो गया भैया? ये कहाँ से हो गया? सर क्वेरी आई है। तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ग्रांट में TDS होता है। इंटरेस्ट थोड़ी आया है। What is government grant? ग्रांट में TDS कहां से हो जाता है? ये दोबारा पूछिए सवाल। दोबारा क्वेश्चन। ओके सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास पे एक करी छोटी सी क्वेरी आई है कि if a person offers
addition of capital in income in विवाद से विश्वास scheme, will he be liable for Benami Act also? बिल्कुल, अगर वो इनकम दिखाएगा तो चुप करके पैसे दे दे, कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उसको अगर आपने एंट्री करने की किताबों में करी कि मेरा पैसा है, तो फिर बेनामी में आएगा। शेयर कैपिटल में भी और बोगस एंट्री में भी, ये लोन्स में भी, उसको बस पैसे दे दे, फिर कोई एक्शन नहीं होगा। बट इफ ही शोज इट एज हिज ओन इनकम, देन ही विल बी लायबल फॉर बेनामी लॉ। सर, एक और क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी से आया है। If a person is holding 2 or 3 commercial house property and 1 residential house property, then can he avail exemption under section 54F? बिल्कुल ले सकता है। कमर्शियल का कोई लेना देना नहीं है रेजिडेंशियल से, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। थैंक यू सर। एक ग्वालियर से ही सर एक क्वेश्चन है कि पैन इज नॉट ओनली बेसिस फॉर अलाउड और डिसअलाउंस रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स और एनी अदर फॉर 50,000 डोनेशन। सर 50,000 डोनेशन के बारे में बात देखिए, मैं आगे की बात करूं, पीछे की बात तो अलग है। अब तो डोनेशन का पूरी डिटेल देनी है, एड्रेस, पैन नंबर, सब कुछ देना है, पहला पॉइंट। अगर वो पैन नंबर डिटेल नहीं देता तो वो अगर उसका नाम एड्रेस वगैरह है तो वो अनोनिमस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया था तब तक। अब तो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तब तक कहा था कि कोई आइडेंटिफिकेशन अगर आ जाए तो दे दे। लेकिन प्रॉब्लम आती है 80G में, उसको डिडक्शन कैसे मिलेगा? उसका पैन नंबर से लिंक नहीं होना। 80G में पैन नंबर के बगैर वो जो रसीद देगा वो उसको डिडक्शन नहीं देते, उसको नहीं मिलेगा डोनर को। डोनी को तो दे देंगे, मान जाएंगे। जी जी जी। अगर एड्रेस और पैन दे दे, वो दे दे डिटेल। आगे से तो पैन जरूरी हो गया। सर ये सेक्शन 115BD, वेदर वी हैव कंसीडर्ड डायरेक्ट होल्डिंग और इनडायरेक्ट होल्डिंग और बोथ। मैं समझा नहीं, होल्डिंग क्या मतलब? होल्डिंग ऑफ शेयर्स होगा सर ये इसमें कुछ। अरे 68 सेक्शन में अगर वो आपके अगेंस्ट प्रूव हो गया, यू आर नॉट एबल टू टेल द सोर्स एवरीथिंग, तो वो आपकी वो मानकर वो टैक्स लगा देगा। बाकी वो आप उसको एंट्री नहीं कर सकते कि मेरी शेयर कैपिटल हो गई, मैंने टैक्स दे दिया, वो एंट्री आप नहीं कर सकते। सर वन केस इज देयर वेयर 80G रजिस्ट्रेशन डिनाइड बाय CIT पेंडिंग विद IT80 दिल्ली, बट नाउ दे ट्रांसफर टू IT80 देहरादून due to jurisdiction. No reply since last 12 months and still registration is pending and no reply is there. IT80 में टाइम लिमिट नहीं होती। अच्छा, IT80 में टाइम नहीं होती। Any more questions from any of the panelists? Sir, question sir. Hello. Any more question? Sir, there is a charitable trust registered under section 12A. It has filed the return on time. It has also filed the report under 10B on time, but it was approved after time. Approval sir बाद में हुआ था। तो सर डिपार्टमेंट ने जो एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया। बाद में हुआ था सर, ऑडिट रिपोर्ट जो अपलोड किया था 10B, वो से अप्रूवल फाइल टाइम पे हुआ, बट वो अप्रूवल करते हैं सर, अप्रूवल आफ्टर ड्यू डेट हुआ। ऐसा है कि एक सर्कुलर आया हुआ है जिसमें पिछले 3 साल के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है, आगे से नहीं होगा। वो सर्कुलर मेरे को नंबर याद नहीं हो, लेकिन 3 साल के लिए रिलैक्सेशन है। 3 साल के केस में अगर ऑडिट रिपोर्ट डेट भी फाइल हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वो जो एक रिलीजियस ट्रस्ट का बार बार वो सर लिख रहे हैं मेंबर अपने कि वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और ऑडिटेड भी है, लेकिन वो ह्यूज कैश है जो बैंक में जमा नहीं हुई। और ये कैश को रख नहीं सकते, 11(5) में रखना पड़ता है भैया। वो कल उसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकता है कि 11(5) में क्यों नहीं रखा पैसा, कैश घर पे नहीं रख सकते, वहां नहीं रख सकते। दैट शुड बी डिपॉजिटेड अंडर 11(5). अब वो करेंट ईयर का दिखा के 11(5) करे तो मुझे नहीं पता, किताबों में ऑलरेडी डला हुआ है। वो कह देगा 11(5) में पैसा नहीं है, 11(5) नहीं है तो एकदम कहेगा इसके ऊपर टैक्स दो, बिकॉज यू मस्ट एक्यूमुलेट दिस मनी अंडर 11(5). आपने किताबों में दिखा रखा है कैश इन हैंड, वो अगर स्क्रूटनी आएगी तो सीधा सीधा उसके ऊपर टैक्स लगा देगा उतने अमाउंट पर। ओके सर, चलिए थैंक यू सर। मुझे लग रहा है कि अब कोई क्वेरी पेंडिंग नहीं है। चलिए मुझे भी जरा, मेरे भी वेट कर रहे हैं जरा। सर क्विकली मेरे को रिलीव कर दीजिए, बाकी आप आपस में जो मर्जी फॉर्मेलिटी कर लीजिए। सर विदिन 2 मिनट्स। राहुल जी। थैंक यू। राहुल जी, हेलो राहुल गुप्ता जी, हेलो सर। वीडियो स्टार्ट नहीं राहुल का। अच्छा करा दीजिए राहुल। शरद जी
राहुल गुप्ता जी तो सेक्रेटरी है ना, सर सबका कर दिया, ग्वालियर ब्रांच का सेक्रेटरी है ना। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा हेलो सर। है, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। सर सपोज मान लीजिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का 1.5 करोड़ रुपया का रिसिप्ट है और उसका 1 करोड़ रुपया का एफडी का इंटरेस्ट, 1.5 करोड़ रुपया का एजुकेशनल रिसिप्ट है और 1 करोड़ रुपया का एफडी का इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है उसके अकाउंट में, टोटल 2.5 करोड़ का रिसिप्ट हो गया उसका, लेकिन वो एफडी के इंटरेस्ट को तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे वो करेगा? आप 1023C में होगा तो अप्लाई करना पड़ेगा, हम नहीं जानते। अगर 11-12 में है तो कर सकते हैं। करना पड़ेगा क्या? तो 12A में जाना पड़ेगा उसको फिर इस स्थिति में। सर अगर 1023 से में रजिस्टर्ड है तो हम कुछ नहीं जानते। अगर 12 अगर उसमें है एक्सप्लेनेशन में 11 में तो जा सकते हैं, तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। तब तो आप डीम्ड एप्लीकेशन ले लेंगे। हाँ, डीम्ड ले लेंगे। राहुल गुप्ता जी आ गए क्या? जी सर। जी सर। हाँ राहुल जी। जी सर, आ गया हूँ सर। हाँ जी, बस ठीक है। आप अपनी संभालिए और सर को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप हैं मौजूद वहाँ पे। Sir, thanks to our eminent speaker, C. Girish Ahuja sir, for this very useful and wonderful webinar on provisions relating to charitable and religious trust and Section 271AA(d) of Income Tax Act. It has always been a privilege to have the magnetic personality C. Girish Ahuja sir with us. We thank to all the members, viewers and listeners for patience listening, and we are very much sure that all the golden words and valuable information shared by Ahuja sir has benefited all of us. We thank the dynamic personality C. Atul Mehrotra sir, Vice Chairman CIRC, for being the key person as program moderator of this webinar. We thank CA Shashikant Chandragar sir, Treasurer CIRC, for being with us and making this a memorable webinar. We thank to all the chairmen of Patna branch, Dhanbad branch, Moradabad branch, and Jamshedpur branch for standing as a strong pillars for organizing this webinar. Thanks to everyone. Thank you very much. राहुल जी, ये कुछ लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, 2-3 अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए उनको, अगर कुछ हो तो हैंड रेस कर रखा है 2-3 लोगों ने। सर जाने दीजिए। अच्छा सर, चलिए सर, उनको कहना मेरे से पूछ लेंगे। चलिए ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बोलिए अगर है जल्दी करिए। सर ठीक है, ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। आपका आशीर्वाद बना रहे सर। थैंक यू ऑल। Okay sir, thank you very much sir. Thank you sir. Thank you so much all of you. Thank you so much. Thank you Atulya, thank you, thank you Shashi ji.